नीलम की रसोई से शुद्ध देसी घी, ताज़ी मठरियों और मिठाइयों की बड़ी लाजवाब सुगंध आ रही थी। ऐसी सुगंध कि किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। आखिर इस सुगंध में एक माँ की ममता और प्यार जो शामिल था। नीलम ने सबसे पहले दूध से इकट्ठा की हुई मलाई से शुद्ध देसी घी निकालकर एक कांच के मर्तबान में भरा। फिर ताज़ी मठरियाँ, शक्करपारे बनाए और उनको भी सीलबंद डब्बे में भरा। मूंग की दाल के लॉज को बर्फी का आकार देकर डब्बे में रख रही थी कि उसका फोन बज उठा। नीलम, हेलो। तन्वी, हेलो मम्मी, कैसी हो? नीलम, मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता कैसी है? ऑफिस से कब आए? तेरी फ्लाइट किस टाइम है बेटा? नीलम ने कई सवाल एक ही झटके में पूछ डाले। तन्वी, बस मम्मी अभी आई हूँ। वो मम्मी, मैंने इसलिए फ़ोन किया कि मैं कल दिल्ली नहीं आ रही हूँ। नीलम, क्यों बेटा, क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तन्वी, हाँ मम्मी, तबीयत तो ठीक है। वो मम्मी, कंपनी वाले मुझे 15 दिनों के लिए यूएस भेज रहे हैं। मुझे परसों ही निकलने के आदेश दिए गए हैं, इसीलिए मुझे दिल्ली आने का प्लान कैंसिल करना पड़ा। नीलम, ओह अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। तन्वी, मम्मी, मैं वहाँ से आने के बाद प्लान बनाती हूँ या फिर आपको ही बेंगलोर बुला लूँगी। आपके लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। चलिए मम्मी, अब मैं रखती हूँ, बहुत सारी पैकिंग भी करनी है। आप अपना ख्याल रखिए मम्मी। नीलम कुछ थकी सी आवाज़ में, हाँ बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। तन्वी, गुड नाइट मम्मी। नीलम, गुड नाइट। तन्वी के ना आने का सुनकर नीलम का मन उदास हो जाता है। अपनी बेटी के आने की खुशी में ना जाने कब से कितनी तैयारियां की थी। तन्वी के मनपसंद स्नैक्स और मिठाइयाँ बनाकर रखी थी। पूरे घर को सजाया संवारा। तन्वी के आने के बाद कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, कहाँ से क्या क्या शॉपिंग करनी है, मेन्यू में किस दिन क्या बनाना है, पूरी रूपरेखा उसने पहले ही तैयार कर रखी थी। पर तन्वी नहीं आ रही सुनकर उसका मुंह लटक गया। ना जाने क्यों सहसा ही उसकी आंखें भर आई। रात में अनबने ढंग से उसने खाना खाया और चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गई। आज फिर नीलम की आंखों से नींद गायब थी। नींद के साथ आंख में चोले खेलते खेलते वो अपने अतीत के सागर में गोते लगाने लगी। ब्याह करके मैं 2 कमरों के छोटे से फ्लैट में आई थी। माँ, बाबूजी, 2 देवर, एक ननद, सभी एक साथ रहते थे। नई नई शादी हुई थी, गर्मियों के दिन थे। हमें सोने के लिए कमरा दे दिया। बैठक वाले कमरे में एक लकड़ी का सोफा था, बीचों बीच एक उसी के साथ मेल खाती हुई गोलाकार टेबल थी जो पूरा दिन छोटे चाय के प्यालों और नाश्ते के बर्तनों से भरी रहती थी। साथ ही एक पुराना दीवान था जिस पर बाबूजी सोया करते थे। माँ और राधिका जीजी रात को कमरे के बीचों बीच रखी मेज को एक तरफ खिसका कर वहीं बिस्तर लगाकर सोती थी। तीनों भाई एक साथ पलंग पर सोते थे। ओम और मेरी शादी से पहले इस घर में ऐसे ही चलता था। पर नई नवेली दुल्हन को तो एक कमरा तो देना ही पड़ता ही है। सो कमरे में अब हम दोनों सोने लगे। शाम ढलते ही जगदीश, ओम का छोटा भाई, पानी से बाल्टी भरी छत पर ले जाता और तीनों भाई बहन छत को ठंडा करने के लिए पानी का छिड़काव कर देते। खुले आसमान के नीचे चांद और तारों की छांव में सोने लगे। ज्येष्ठ माह के गर्मी भरे दिनों के बाद मौसम ने करवट बदली और जल्द ही मानसून शुरू हो गया। बारिश के मौसम में दिन तो जैसे जैसे बीत जाते थे, पर जैसे ही रात को बारिश शुरू होती तो वो तीनों अपने बिस्तर उठाए नींद में झूलते हुए हमारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगते और एक एक करके पलंग पर आकर सो जाते। ओम और मैं उनके सोने के बाद उसी कमरे की ज़मीन पर चटाई बिछाकर सो जाते। सुबह माँ बाबूजी उठते और बच्चों को हमारे कमरे में सोया देखकर हमसे नजरें नहीं मिला पाते। भैया भाभी को आधी रात जगाने की क्या ज़रूरत थी? तू यहाँ सोफे पर लेट जाता। माँ दबी आवाज़ में जय, ओम का सबसे छोटा भाई, को कोने में ले जाकर बात कर रही थी। माँ, मैं नहीं सो सकता हूँ इस सोफे पर, टांगें बाहर लटकती रहती हैं, गर्दन में दर्द अलग से निकल आता है। ये कह तो सच ही रहा था। 4 फुट के सोफे पर 5 फुट 6 इंच का लड़का पूरी रात कैसे गुजारेगा? और फिर बात एक दिन की भी नहीं थी। जब यह दूसरे दिन होने लगा तो आखिरकार माँ मुझसे कहने लगी, बहू देख, घर तो इतना ही रहेगा, सबको इसमें ही समाना होगा। तेरी नई नई शादी हुई है, दिल में बहुत से अरमान भी होती हैं।
नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता ना करें। सिर झुकाकर मैंने उन्हें कह दिया। पर ओम को हर दूसरे रोज आधी रात को दंदनाते हुए उनके कमरे में चले आना पसंद नहीं आ रहा था। सुबह उठते तो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती। माँ पूछती तो गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर निकल जाती। माँ बिना उनके कुछ बोले ही सब समझ रही थी। उसका उन्होंने हल भी खोज लिया। दीवान पर बाबूजी की जगह जय और जगदीश सोने लगे। माँ और राधिका जीजी जैसे पहले सोते थे सोने लगे। बाबूजी रसोई घर में अपना बिस्तर लगाने लगे। एक पुराना टेबल फैन था जो हवा कम सारी रात घर घर की आवाज़ ज़्यादा करता था। सारी रात उसकी घर घर की आवाज़ में बाबूजी कैसे सोते होंगे। जब दबी जुबान में ये बात मैंने ओम से कही तो वो मेरा चेहरा देखने लगे। नई नवेली पत्नी के सामने अपने घर के हालातों को लेकर वो वैसे ही शर्मिंदा थे। तो क्या एयर कंडीशन लगवा दूं उन्हें? जिस लहजे से उन्होंने मुझे कहा मैं उसके आगे कुछ ना कह सकी, पर उन्हें समझ आ गया कि मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगी और अगले ही पल सफाई देते हुए कहने लगे, देखो नीलम, तुम तो अभी नई नई आई हो, उन्हें इस तरह सोने की आदत है। बुआ जी तो अपने तीनों बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ बिताने आती हैं, मिलजुल कर तब भी गुजारा कर लेते हैं। कहकर ओम चुपचाप वहाँ से निकल गए। पर अंदर ही अंदर मुझे सहन नहीं हो रहा था। सुबह सवेरे बाबूजी को पसीने से भीगे बनियान के साथ देखती तो मुझे अपराध बोध सा होने लगता। अगर मैं बहू बनकर नहीं आती तो आराम से वो पंखे के नीचे सोती। मेरे बार बार कहने पर ओम माँ से बात करने के लिए राज़ी हो गए। शाम का समय था, सब इकट्ठे बैठकर चाय पी रहे थे। चाय पीते हुए ओम ने माँ से बालकनी को कवर करने के लिए कहने लगे, ओम, माँ, जय और जगदीश भी छोटे नहीं रहे हैं, उनके पास भी अपनी अलग अलग जगह होनी चाहिए जहाँ वो अपना सामान रख सकें। बैठक वाले कमरे के आगे वाली जगह खाली पड़ी है, 2-4 पौधों के गमले हैं, उन्हें बाहर सीढ़ियों में रख देते हैं। उस जगह को काले रंग के शीशों से कवर कर देते हैं। माँ, बेटा कह तो ठीक ही रहा है, मैं भी कई दिनों से सोच रही थी कि अब जगह कम पड़ने लगी है। मैं तो तेरे बाबूजी से ऊपर छत पर कमरा खड़ा करवाने की बात सोच रही थी, पर फिर खर्चे का सोचकर चुप हो गई। ये बालकनी वाली बात मुझे भी पसंद आई है, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। तेरे बाबूजी से कहती हूँ ऑफिस से कुछ लोन लेकर बालकनी में शीशे लगवा देते हैं, छोटा सा कमरा बन जाएगा और जय और जगदीश वहाँ सोने की जगह के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए भी जगह मिल जाएगी। और राधिका का क्या है, दिन में तुम दोनों ननद भाभी पलंग पर बैठकर गपशप करती रहना और रात को तो वो सोती मेरे पास ही है। ओम, हाँ माँ, बाबूजी को ऑफिस से लोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे शादी के समय कुछ रकम मिली थी, मैं वो आपको दे दूँगा। जय और जगदीश वहाँ सो सकते हैं और बाबूजी को भी रसोई में सोने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन बालकनी को कवर करने की बात को बाबूजी राज़ी नहीं हुए। उनका कहना था पूरे घर में एक वो ही खुली जगह है जहाँ से ताज़ी हवा आती है, उसको भी बंद करवा देंगे तो घर ताबूत बनकर रह जाएगा। पर माँ के बार बार जोर देने पर अच्छा देखता हूँ क्या करना है कहकर उन्होंने बात ख़त्म कर दी। ये बात अलग है, माँ ने ना मुझसे पैसे लिए और ना ही बाबूजी से लोन सेक्शन करवाया। जैसे घर चल रहा था चलता रहा। धीरे धीरे मुझे भी छोटे से घर की आदत होने लगी। माँ अपनी गरीबी और मजबूरी में इतना ज़्यादा झुक गई थी कि किसी भी बात की शिकायत वो नहीं करती थी। हर समय उनके मुंह से बस यही निकलता रहता था, हे ईश्वर, घर छोटा दे देना पर परिवार मुझे बड़ा देना। और बाबूजी उनकी बात को मजाक में उड़ाते हुए कहते थे, इससे और कितना छोटा घर चाहिए, कभी तो कुछ बड़ा मांग लिया कर। शादी के साल के भीतर ही मैं माँ बन गई और तन्वी मेरी गोद में आ गई। दिन महीने साल बीत रहे थे। इस बीच राधिका जीजी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया और वो ब्याह कर अपने घर चली गई। बाबूजी भी रिटायरमेंट में 1 साल बचा था। अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा तो वो जीजी की शादी में खर्च कर चुके थे। जीजी का ससुराल गांव में था, साल में 1 आध बार ही उनका मायके में आना होता था। वहाँ गांव में उनका बड़ा सा मकान था। दामाद जी बड़े ज़मींदार थे, सो पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब यहाँ आकर भी उन्हें अपने घर जैसी सुख सुविधाओं की कमी महसूस होती तो उनके मुँह से निकल ही जाता, राधिका जीजी, भाभी अब तो इस मोहल्ले को छोड़कर कहीं अच्छी जगह ले लो मकान।
भैया से बात करो ना, तुम कहोगे तो तुम्हारी बात को वो मना नहीं करेंगे। तुम्हारे बहनोई भी इस वजह से यहाँ आना नहीं चाहती। मुझसे कह रहे थे कि इस बार ओम से बात करके आना। अगर पैसे की कमी है तो उसकी चिंता ना करें, वो सारा इंतज़ाम कर देंगे। दामाद की पैसे वाली बात ना तो बाबूजी को अच्छी लगी ना ही ओम को। सारी उम्र खुददारी से जीने वाले बाबूजी ने बुरे से बुरे हालातों में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। बात टालने के लिए मैंने चीची से कह दिया, मैं बात करती हूँ, पर मैं कभी ओम को ये मकान ये मोहल्ला छोड़ने का कह नहीं सकी। घर में कितने पैसे वो लेकर आते हैं मैं जानती थी। अभी तो दोनों छोटे देवरों की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। उनके कॉलेज की फ़ीस के साथ कॉलेज के आने जाने के खर्चे में ही उनकी आधी तनख्वाह निकल जाती थी। बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा था। इस बीच जगदीश ने अपने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और एक पॉलिटेक्निक्स में दाखिला लेकर मोटर मैकेनिक का कोर्स सीखने लगा। उसके बीच में पढ़ाई छोड़ने से बाबूजी उससे काफ़ी खफा रहे। जगदीश बाबूजी को समझाता रहा कि बाबूजी, ग्रेजुएशन के बाद भी कौन सी अफसर की नौकरी मुझे मिल जानी है। किसी प्राइवेट फर्म में कुछ चपरासी रख ले तो समझिए गनीमत होगी। हाथ का काम सीख लूँगा तो 2-4 साल में अपना गैराज खोल लूँगा। आखिरकार जगदीश की मेहनत रंग लाई और किस्मत ने उसका साथ दिया। कोर्स खत्म होते ही एक कार बनाने वाली कंपनी के सर्विस स्टेशन पर उसे नौकरी मिल गई और वो हैदराबाद चला गया और वहीं किराए का मकान लेकर रहने लगा। बाबूजी के दोस्त की बेटी संध्या का रिश्ता उसके लिए आया। 2 साल के बाद उसकी शादी हो गई और वो हमेशा के लिए वहीं का होकर रह गया। बाबूजी तब तक रिटायर्ड हो चुके थे। जय पढ़ाई में अच्छा निकला था। बीए के बाद लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किया और दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में एक कॉलेज में उसकी नौकरी लग गई। जय ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की। रोमा उसी के कॉलेज में अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करती थी। माँ बाप की इकलौती औलाद थी। जय से उसकी शादी भी इसी शर्त पर हुई थी कि शादी के बाद वो वहीं उनके आसपास रहेगा। रोमा के माता पिता का पुश्तैनी घर विजयनगर में था, जो उनके कॉलेज के 4 किलोमीटर की दूरी पर था। जय ने भी वहीं विजयनगर में उनके घर के पास एक मकान किराए पर ले लिया। पर जैसे ही रोमा का पाँव भारी हुआ, रोमा अपने माता पिता के साथ आकर रहने लगी। जय का ससुराल में घर जमाई बनकर रहना बाबूजी और माँ को कभी भी पसंद नहीं आया। इस बात पर उनकी और जय की काफ़ी बहसबाजी भी हुई। अपने सबसे लायक बेटे से उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि पैसों की खातिर वो ससुराल की ड्यूटी पर जाकर बैठ जाए। रोमा की तबीयत खराब थी। वो अपनी माँ को उसकी देखभाल के लिए बुला सकता था। माँ ने उन्हें शांत करने की काफ़ी कोशिश की थी, पर उनका गुस्सा था ये कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। नौबत यहाँ तक आ गई कि बाप बेटे ने एक दूसरे से बोलचाल बंद कर दी। समय बीत रहा था, चाहे उसकी रफ्तार धीमी ही थी। इसी बीच जय के बेटा के पैदा होने की खबर जब बाबूजी को किसी रिश्तेदार से पता चली तो बाकी की रही सही कसर भी पूरी हो गई। माँ बाबूजी समझ चुके थे जो उम्मीदें उन्होंने जय से लगाई हुई थी वो बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगा, टूटकर बिखर चुकी थी। फिर भी पोते की खबर ने बाबूजी के गुस्से को थोड़ा कम तो किया। माँ के बहुत जोर देने पर बाबूजी पोते की शक्ल देखने को राजी हो गए। माँ खाली हाथ तो बाबूजी और पोते को देखने नहीं जा सकती थी। माँ ने कुछ रकम बुरे समय के लिए बचा कर रखी थी। उन्होंने अलमारी से रुपये निकाल कर बाबूजी के हाथ में थमा दिए और पंसारी की दुकान से बाबूजी को देसी घी और मेवे लाने के लिए कहने लगी, बाबूजी इतने रुपये कहाँ से निकाल कर लाई हो? क्या जय ने भिजवाए हैं? माँ नहीं, उसने नहीं भिजवाए, बुरे वक्त के लिए कुछ जोड़ कर रखे थे। बुरा वक्त कहकर तो नहीं आता है ना? कहकर माँ चुप हो गई। बाबूजी माँ की बात सुनकर हंसने लगे। बुरा वक्त बताकर नहीं आता है, जा इसे वहीं रखा जिस तिजोरी से इसे निकाल कर लाई है। माँ को बाबूजी का तिजोरी वाला ताना देना अच्छा नहीं लगा। वो चुपचाप साड़ी के पल्लू से आंखों को पोंछकर ठंडी सांस भरकर बाबूजी के सख्त चेहरे को देखते हुए सोचने लगी, भला कोई माँ बाप अपने बच्चों से ऐसे नाराज़ होते हैं क्या?
माँ के कहने पर कि ये पैसे पूरे वक्त के लिए बचा कर रखे हैं। बाबूजी माँ को समझाने लगे कि ऐसी बात है तो फिर क्यों निकाल रही हो ये पैसे। वक्त में तेरी औलादों से तो मुझे किसी तरह की उम्मीद नहीं, जोड़ कर रखे हुए हैं तो जा वापस वहीं रख दे। जय के ससुराल वाले अच्छे खाते पीते लोग हैं, अपनी बेटी को खूब खिला पिला रहे होंगे। तेरे खून के लड्डू की उम्मीद में उन्होंने अपनी बेटी को अभी तक भूखा नहीं रखा होगा। माँ, ऐसा ना कहो उनके बापू, आपके वंश को आगे बढ़ाने वाला आया है और कब तक अपनी औलाद से यूँ मुंह फुलाकर बैठे रहोगे। आखिर है तो हमारा ही खून। मैं कुछ नहीं जानती, बहू के लिए गोंद के लड्डू तो बनाने ही हैं। सासू कुछ तो बनाकर ले जाऊंगी कि नहीं। बाबूजी, अरे वाह, बड़ी सास बन रही है। बहू ने तो तुझे कभी सास समझा नहीं। शादी को 2 साल हो चुके हैं। बता कितनी बार तेरी चौखट पर तेरा कभी हाल चाल पूछने आई है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ सामान लेने, और वैसे भी उन्हें हमारे गोंद के लड्डुओं की ज़रूरत नहीं है, मैंने बाबूजी को समझाते हुए कहा। बाबूजी क्यों हट कर रहे हो? आप माँ का मन है, उन्हीं की खातिर आप ले आए। माँ ने भी गुस्से से कहा, रहने दे बहू, बुढ़ापे में अकल सठिया गई है इनकी। भला कोई अपनी औलाद से भी यूँ मुँह मोड़ता है। बाबूजी ने भी उस दिन माँ को सुनाने में कमी नहीं छोड़ी और कहने लगे, रहने दे, ज़्यादा बातें ना सुना मुझे। काश अपनी निकम्मी औलाद को भी कहीं कुछ सिखाया होता, जिनको पढ़ाने लिखाने में मैंने अपनी सारी उम्र गुजार दी और अब बाप की शक्ल देखने को राज़ी नहीं है। कहीं मैं उनसे कोई उम्मीद ना लगा बैठूं। माँ, अब देखो कैसी बातें कर रहे हो। हर माँ बाप ऐसा ही करते आए हैं, तुमने कोई अनोखी बात नहीं की है। तुमने सामान नहीं लाना मत लाओ, मैं खुद ही बाजार जाकर ले आऊँगी। ये भी नहीं सोचते मरने के बाद अग्नि तो तुम्हारी इसी नालायक औलाद ने ही देनी है, जिन्हें हर समय कोसा करते हो। माँ, खुशी के बात पर यूँ अब शक्नी वाली बातें तो ना करें, मैंने माँ को समझाया। माँ की हर धर्मिता और अपने पोते का हवाला देते हुए बाबूजी को पंसारी की दुकान से देसी घी और मेवे लाने के लिए जाना ही पड़ा और उनके जाते ही पलंग के नीचे रखे ट्रंक को खींचकर उसे खोलकर बैठ गई। क्या ढूंढ रही हो माँ? मैंने जब उनसे जाकर पूछा तो कहने लगी, जय के पैदा होने पर मेरी माँ ने चांदी के कंगन दिए थे, वही ढूंढ रही हूँ। कहते हुए कपड़ों के बीच में से पुराने कपड़े की थैली निकाली और उसमें रखा सामान पलटकर कंगन निकालकर मेरे हाथ में थमा दिए। समय की मार ने उनकी चमक कहीं खो दी थी। माँ, बेटा नीलम, मेरा एक काम करती, सराफी की दुकान पर जाकर इसे साफ करवा कर ले आ बेटा, और देख बाबूजी को इस बारे में कुछ नहीं बताना। मैं नहीं बताऊंगी माँ, आप चिंता ना करें। बाबूजी आ जाए तो मैं किसी बहाने से घर से निकलकर इन्हें साफ करवा आती हूँ। माँ को जो चाहिए तो बता दो, मैं वो भी ले आऊँगी। नहीं बेटा, यही काफ़ी है, कहकर उन्होंने ट्रंक बंद कर दिया। उनके हाथ से कंगन लेकर मैं देखने लगी। औलाद की खुशी की खातिर माँ बाप को हमेशा झुकना ही पड़ता है। अपने मन को पक्का करके माँ बाबूजी जय के बेटे की मुबारकबाद देने जय के ससुराल पहुँचे तो किसी ने उनसे सीधे मुँह बात नहीं की। थोड़ी देर पोते को गोद में खिलाकर दोनों घर वापस लौट आए। पूरा 1 सप्ताह दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते रहे। शाम का समय था, मैं बाबूजी और माँ के लिए रोटी सेकने बनाने के लिए रसोई घर में घुसी ही थी कि दरवाजे पर किसी ने बड़े जोर से घंटी बजाई। उसका हाथ था कि घंटी से हट ही नहीं रहा था। आ रहा हूँ बाबा, हाथ तो घंटी से हटा ले, कहते हुए बाबूजी ने दरवाज़ा खोला। सामने हमारी गली के 2 लड़के खड़े थे, जिनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वो घबराए हुए थे। बाबूजी, क्या हुआ भाई, इस तरह कौन घंटी बजाता है? वो दोनों। बाबूजी, वो ओम भैया का सड़क पार करते हुए एक्सीडेंट हो गया है। घटना स्थल पर मौजूद कुछ लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं, आप जल्दी से वहाँ चलें। मैं वहीं खड़ी जड़ सी हो गई। जो उन लड़कों ने कहा सुनकर कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मुंह से कुछ निकला भी नहीं, बस आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बाबूजी, बहुत जल्दी कर, अस्पताल चलना है। उन्होंने वहीं खड़ी दरवाजे पर मुझे आवाज़ लगाई।
आटे से सने हुए हाथ को नल खोलकर पानी से धोने लगी। माँ, बाबूजी और मैंने रिक्शा पकड़ा और सीधे अस्पताल पहुंच गए। पर हमारे पहुंचने से पहले ही ओम ने आंखें मूंद ली। सर में गहरी चोट लगने की वजह से ओम की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। ऐसा कैसे हो गया? हे भगवान, सुबह ही तो मेरा बच्चा सही सलामत घर से निकला था, ये क्या हो गया? सुबकते हुए बाबूजी धम से वहीं लकड़ी के बड़े बेंच पर बैठ गए। ओम नहीं रहा, ये शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मेरी सांसें जैसे मेरे गले में आकर अटक गई। अब तो आंसुओं ने भी साथ छोड़ दिया था। मेरी दुनिया इतनी जल्दी वीरान हो जाएगी, मैंने तो सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की थी। तन्वी सिर्फ 10 साल की ही तो थी। ओम को जब अस्पताल से घर लाए तो बाबा बाबा कहकर बिलखते हुए उनसे लिपट गई थी। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे ओम से अलग किया था। माँ, बाबा को बोलो ना उठ जाए, मुझे अब कौन पढ़ाएगा? माँ, माँ बोलती क्यों नहीं हो? बाबा को बोलो उठ जाए। दादी और दादू का तो सोचो। तन्वी मेरी बच्ची, कहकर मैंने उसे ओम से अलग किया और अपने सीने से लगा लिया था। तन्वी बिलखते हुए मेरे सीने से लगकर रो रही थी। मम्मी, बाबा क्यों हमें छोड़कर चले गए? बाबा, बाबा। चुप कर मेरी बच्ची, कहकर मैंने कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया। अतीत इस कदर मुझ पर हावी हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंखों से आंसू बहते हुए मेरे कपड़ों को भिगोने लगे। घर में अब 4 लोग ही रह गए थे। बाबूजी ने सुबह शाम सैर पर जाना शुरू कर दिया था। उसके बाद जितना समय घर पर होते, उनका अधिकतर समय तन्वी के साथ खेलने और उसे पढ़ाने में बीतने लगा। बिन बाप की बच्ची को जितना लाड दुलार दे सकते थे उन्होंने दिया। जवान बेटे के यूं एकाएक चले जाने का गम माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी और 1 साल के बाद माँ भी हम सभी को छोड़कर चली गई। ओम के यूं अकस्मात निधन के बाद बाबूजी जो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते थे, माँ के जाने के बाद अनायास ही अपनी उम्र से 10 साल बड़े हो गए थे। जिंदगी चलने का नाम है, किसी के जाने के बाद वो रुकती नहीं है। ओम के यूं अकस्मात चले जाने के बाद घर के हालात खराब होते जा रहे थे। एक दिन बाबूजी ने मुझे माँ के ट्रंक को खोलकर कहा। पलंग के नीचे से ट्रंक खींचकर मैंने उनके सामने रख दिया। माँ के सामान को उलट पलट कर देखने लगे। मैं, क्या ढूंढ रहे हैं बाबूजी? मुझे कहे, मैं निकाल देती हूँ। बाबूजी, नहीं, मैं खुद ले लूँगा। कपड़ों के बीचों बीच एक लिफाफे को निकाला और ट्रंक को वापस बंद करके नीचे रखने को कहकर घर से निकल गए। उस दिन घर लौटने में उन्हें शाम हो गई थी। मैं, बाबूजी कहाँ चले गए थे आप? कितनी चिंता हो रही थी। जहाँ जाते हैं बताकर जाया करें। बाबूजी, क्यों इस बूढ़े की चिंता करती है? अगर कुछ हो भी जाता तो कोई ना कोई मुझे घर तक पहुँचा ही देता। मैं, आप ये कैसे उदासीनता वाली बातें कर रहे हैं? आपके पीछे जगदीश का फ़ोन आया था, कह रहा था कल दिल्ली आ रहा हूँ, उसे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बाबूजी, तूने पूछा नहीं क्या बात है? मैं, नहीं बाबूजी, मैंने नहीं पूछा। बाबूजी, संध्या और उसके बच्चे भी आ रही है क्या? मैं, नहीं, ऐसा तो उसने कुछ नहीं कहा। बाबूजी, ठीक है बहू, उसके खाने पीने का इंतज़ाम देख लियो। कुछ सौदा बाजार से लाना है तो बता दे, मैं जाकर ले आता हूँ। मैं, नहीं बाबूजी, कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ लाना भी होगा तो मैं ले आऊँगी, आप चिंता ना करें। अगले दिन जगदीश दोपहर के बाद घर पहुँचा और बाबूजी को उसके साथ हैदराबाद चलने के लिए कहने लगा। पर बाबूजी मुझे और तन्वी को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। जगदीश, मैं आपको कब कह रहा हूँ कि आप अकेले चलें? भाभी और तन्वी भी हमारे साथ रह सकती हैं। भाभी आ जाएंगी तो संध्या को पीछे से घर की चिंता नहीं रहेगी। अदिति के साथ तन्वी का भी स्कूल में दाखिला करवा दूंगा। बाबूजी, मैं कुछ समझा नहीं, संध्या के पीछे से क्या मतलब है? जगदीश, बाबूजी, संध्या नौकरी कर रही है, अदिति को स्कूल के बाद डे केयर जाना पड़ता है। भाभी आ जाएंगे तो तन्वी के साथ अदिति को भी संभाल लेंगी। बाबूजी, नौकरी? ये बात तो तूने पहले कभी नहीं बताई। हैरानी के साथ उनकी आवाज़ में नाराज़गी ज़्यादा थी। जगदीश, बाबूजी, आप तो जानते ही हैं एक आदमी की आमदनी से घर चलाना कितना मुश्किल है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स उसने किया हुआ था। एक दिन यूं ही नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया और देखो उसकी किस्मत, घर बैठे बिठाए नौकरी मिल गई। अच्छा, आप बताएं कब के टिकट बुक करवा दूं आप सबकी?
उत्साहित होते हुए जगदीश बाबूजी से कहने लगा, बाबूजी, देख बेटा, तुझे बुरा तो ज़रूर लगेगा, पर मैं इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। इस शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। जब मन बेचैन होता है, घर से बाहर निकल जाता हूँ। अब इस उम्र में नए शहर में जाकर बसना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और जहाँ तक बात नीलम की है, तो बेटा वो तेरे घर में काम क्यों करेगी? हम जैसे भी हैं यहाँ ठीक हैं। जगदीश, बाबूजी, आप कैसे बातें कर रहे हैं? भाभी क्या यहाँ घर पर काम नहीं करती? और वहाँ कौन सा इतना ज़्यादा काम है? घर के कामों के लिए नौकरानी रखी हुई है। ऊपर के छोटे मोटे काम और अदिति की देखभाल ही तो करनी है। आप समझते क्यों नहीं हैं? 10,000 रुपये तो अदिति के डे केयर की फीस है, वो पैसा भी तो बचेगा। और यहाँ भाभी क्या कर रही हैं? सारा दिन खाली तो बैठी रहती हैं। बाबूजी, जगदीश, मैंने एक बार कह दिया कि हम यहीं रहेंगे, मेरा फैसला अटल है। हाँ, अगर नीलम तेरे साथ जाना चाहे तो मैं मना नहीं करूँगा। अच्छा होगा तो उससे खुद बात कर ले। बाबूजी और जगदीश की सारी बातें मुझे सुनाई दे रही थी। मैं किसी भी हालात में बाबूजी को छोड़कर एक दूसरे शहर में तन्वी के साथ जाने का सोच भी नहीं सकती थी। मैंने जगदीश को साफ साफ मना कर दिया कि अगर बाबूजी नहीं जा रहे हैं तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। मेरे मना करते ही गुस्से से भुनभुनाते हुए उठकर वो खड़ा हो गया। जगदीश, आप लोग हमारे साथ नहीं आना चाहते तो मत आइए। संध्या तो मुझे पहले ही कह रही थी कि देख लेना जगदीश, वो यहाँ नहीं आएंगे। उन्हें तो हमारी याद मजबूरी के समय ही आती है। बाबूजी, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे। मुझे लग रहा था आप भाभी को मना लेंगे, पर यहाँ तो आप ही जाना नहीं चाहते। इसके बाद मुझसे भी किसी तरह की उम्मीद मत रखिएगा, कहकर वो पैर पटकते हुए गुस्से से घर से निकल गया। जगदीश को समझाना आसान नहीं था कि बाबूजी उम्र के जिस पड़ाव में है, उनमें और एक बूढ़े दरख्त में ज़्यादा अंतर नहीं था। उन्हें उनकी मिट्टी से अलग करते ही वो मुरझा जाएंगे। ये बात जगदीश को समझ नहीं आ रही थी। बाबूजी ने इस घर में अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है। इस घर के एक एक कोने में उनकी माँ और बच्चों की यादें सिमटी हुई हैं। वो आज भी अकेले से माँ से बातें करते हैं। ये बात जानते हुए भी मैं अनजान बनी रहती हूँ। अगर कभी पूछ भी लेती थी कि बाबूजी अकेले में किससे बातें कर रहे हैं, तो कमरे की छत की तरफ देखते हुए कहते कि ईश्वर के साथ लौ लगा रहा हूँ। उससे पूछता रहता हूँ कि कब इस बूढ़े की सुध लेगा। अब जी भर चुका है इस दुनिया से, कहते हुए उनकी आवाज़ टूट जाती। मैं, बाबूजी ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा और तन्वी के बारे में तो सोचो। बाबूजी, तुम दोनों का सोचकर तो चुप हो जाता हूँ, पर मेरे पास कितने दिन बचे हैं ये तुम भी जानती हो और मैं भी। बस तुम दोनों को अपने पैरों पर खड़ा देख लूँ, फिर कोई चिंता नहीं है। कहते हुए उनकी आवाज़ सुन गई और आंखों से छलकते हुए आंसू उनके दर्द की इंतहा बयां कर रहे थे। एक बूढ़े बाप की बेबसी पर मेरा अंतर्मन चित्कार कर रहा था। मैं मूक दर्शक की तरह विवश होकर यह सब देखती रही। जगदीश के जाने के बाद बाबूजी अपना सर पकड़कर बैठ गए। उन्हें उससे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। उनके मन की परिस्थिति को मैं भली भांति समझ रही थी। रह रहकर उनके मुंह से यही निकलता, ईश्वर जो लायक था उसे क्यों अपने पास बुला लिया। ऐसी नालायक औलाद तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। कहते ही अगले पल सोफे से उठे और दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगे। बाबूजी, कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने पीछे से उन्हें आवाज़ लगाई। बाबूजी, तबीयत ठीक नहीं है, ज़रा बाग तक का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। शायद ताज़ी हवा से दिल और दिमाग को कुछ सुकून मिले। रोंदी हुई आवाज़ में उन्होंने मुझसे कहा। मैं, तबीयत ठीक नहीं है तो क्यों बाहर जा रहे हैं? छत पर चलकर बैठ जाएं, मैं वहाँ चारपाई बिछा देती हूँ। कहते हुए उनके पीछे पीछे मैं सीढ़ियों तक आई, पर मेरी बात सुनी अनसुनी करके वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर कर चले गए। आज से पहले इतना मायूस मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। तब भी जब जगदीश ने उनके साथ ना रहकर अलग रहने का फैसला कर लिया था। दिन ढलने को था। बाबूजी को घर से निकले 2 घंटे से ऊपर हो चुके थे। मेरे दिल में बुरे ख्याल आ रहे थे। मैंने तन्वी का हाथ थामा और उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ी। घर से बाग तक जाने के बाद कहकर निकले थे। बाग भी हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। गर्मियों के दिन थे, बाग में अच्छी खासी भीड़ जमा थी। मेरी नज़रें बाबूजी को ढूंढ रही थी। मम्मी देखो, संगीता आंटी रस्सा कूद रही हैं, कहकर मेरा हाथ छुड़ाकर संगीता के पास भाग गई। तन्वी, वापस आओ। मैंने वहीं खड़ी खड़ी उसे आवाज़ लगाई,
पर इतने दिनों के बाद खुले आसमान में आने के बाद मेरी आवाज़ अनसुनी करके संगीता के पास जाकर खड़ी हो गई। हेलो तन्वी, अकेली आई हो? प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए संगीता उससे पूछने लगी। तन्वी, नहीं आंटी, मम्मी के साथ आई हूँ, वो वहाँ खड़ी हैं। हाथ के इशारे से संगीता मुझे अपने पास बुलाने लगी। गीता, शुक्र है घर से बाहर तो निकली तू। जैसे ही मैं संगीता के पास पहुंची मुझे उल्हाना देने लगी, फिर अगले ही पल मेरे गले लग गई। संगीता, कैसी है नीलम? मैं बस ठीक हूँ। वो तो तेरी शक्ल देखकर कोई भी बता देगा कि कितनी ठीक है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। संगीता, और ये क्या, इन झरनों का बहना कब बंद होगा? मेरे आंसुओं की तरफ देख कर कहने लगी। मैं तेरे दर्द को समझती हूँ। जिस दौर से तू गुजर रही है मैं भी उसी दौर से गुजर चुकी हूँ, पर खुद को संभालना तो होगा ना। हाथ पर हाथ धर कर तो नहीं बैठ सकते हैं। बस कर यार, क्या सारी ज़िंदगी रोते हुए ही गुजारेगी? तू सही कह रही है, पर मैं क्या करूँ? कभी सोचा नहीं था कि ओम हमें यूँ बीच बाजार में छोड़कर चले जाएंगे। उनके जाने के बाद आमदनी का कोई जरिया ही नहीं बचा है। वो तो चला गया, पर हम जो जिंदा है वो क्या करें? संगीता, नीलम एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेगी? नहीं संगीता, तू ही तो है जिससे मैं अपना दुख दर्द सब कुछ बांट लेती हूँ। तेरी बात का क्या बुरा मानना? वैसे भी अभी अभी जो सुनकर आई हूँ उससे बुरा और क्या हो सकता है? तू भी कह दे जो तेरे मन में है। संगीता, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही है? कौन बातें सुनाकर चला गया? कोई नहीं, तो क्या कहना चाहती है? नीलम देख, आज तो जिन परिस्थितियों से गुजर रही है कुछ सालों पहले मैं भी गुजर चुकी हूँ, लेकिन हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। तो पढ़ी लिखी है, ऊपर से तूने योग का डिप्लोमा भी लिया हुआ है। ये पढ़ाई लिखाई किस काम आएगी? तुझे खुद ही कुछ करना होगा। मेरी मान तो तू किसी इंस्टीट्यूट में योगा ट्रेनर के लिए अप्लाई कर, या फिर ओम भाई साहब के ऑफिस में जाकर बात कर। क्या पता वो लोग ओम भाई साहब के बदले तुझे कोई नौकरी दे दें। पर यार संगीता, ओम की क्वालिफिकेशन मुझसे ज़्यादा थी। मैं तो सिर्फ ग्रेजुएट हूँ। मुझे उनके ऑफिस वाले क्या ही जॉब देंगे? संगीता, यार वैसे ना सही, पर एडमिनिस्ट्रेशन में तो कोई जॉब मिल ही सकती है ना? हाँ यार संगीता, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। आज तूने ही रियलाइज़ कराया। थैंक यू सो मच। संगीता, अच्छा वैसे ये बता, आज बाग में आना कैसे हुआ? थोड़ा बाहर निकला कर, तेरा दम नहीं घुटता? दिन रात उन्हें सफ़ेद दीवारों को देख देख कर। एक फीकी सी हंसी मेरे चेहरे पर आई और अगले ही पल लुप्त हो गई। अपने लिए सोचना तो कब का छोड़ दिया है। मैं तो वो नदी बन चुकी हूँ जिसके नसीब में बस बहना ही रह गया है। अब तो रास्ते मंजिलें तलाश करने की भी ज़रूरत नहीं। वक्त के बहाव में खुद ही हिचकोले लेती हुई बिना किसी लक्ष्य के बस बहती जा रही हूँ। संगीता, क्या हुआ, कहाँ खो गई नीलम? संगीता मेरी बाजू को पकड़कर हिलाते हुए मुझसे कहने लगी। बाबूजी को घर से निकले काफ़ी देर हो गई है। मुझसे कहा कि बाग तक जा रहा हूँ, पर यहाँ तो कहीं नहीं नजर आ रहे। तूने देखा है उन्हें? संगीता, नहीं मैंने तो नहीं देखा, पर वहाँ पर शाम को कोई बुजुर्ग आकर हर रोज़ बैठते हैं, तो उनसे जाकर पूछ ले। ठीक है कहकर मैं वहाँ से जाने लगी। तन्वी, चल बेटा, अभी मस्ती करने का टाइम नहीं है। संगीता, नीलम उसे यहीं रहने दे, मैं उसे घर छोड़ दूंगी। तू जाकर अपने बाबूजी को ढूंढ। ठीक है संगीता, पर इसका ध्यान रखना, बहुत शैतान है ये। और तन्वी, जैसा संगीता आंटी कहेंगी उनकी बात मानना और सड़क पर हाथ छुड़ाकर मत भागना। संगीता, नीलम बस कर यार, मेरे भी बच्चे हैं। तू जाकर बाबूजी को ढूंढ, मैं तेरी बेटी को सही सलामत घर पहुंचा दूंगी। तन्वी को संगीता के पास छोड़कर मैं बाग के उस हिस्से में पहुंची जहां बुजुर्गों की टोली बैठी हुई थी। इस हिस्से में ज़्यादातर बड़े बुजुर्ग लोगों की अलग अलग टोलियां बनी हुई थी। कुछ गोलाकार बनाकर ताश खेल रहे थे, तो कुछ वर्तमान में चल रहे पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों की चर्चा कर रहे थे। उन्हीं के बीच एक शर्मा अंकल थे जिन्हें मैं पहचानती थी। उनके पास जाकर मैंने उन्हें नमस्ते की और बाबूजी के बारे में पूछने लगी। शर्मा अंकल, बाबूजी को देखा है आपने? शर्मा अंकल, नहीं बेटा, मैंने तो उन्हें नहीं देखा है। क्यों, क्या बात है? कुछ परेशान सी लग रही हो।
अंकल, घर से उन्हें निकले काफी समय हो गया है। घर से बाग में जा रहा हूँ कहकर निकले थे, पर यहाँ भी कहीं नहीं नजर आ रहे। हर रोज तो वो यहीं आते हैं। अंकल, क्या आसपास कोई और भी बाग है? अंकल, नहीं बेटा, यहाँ तो बस यही बाग है, पर मैंने तो उन्हें बहुत दिनों से यहाँ आते नहीं देखा है। शर्मा अंकल की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? कहते हुए मैं एकाएक चुप हो गई। मन ही मन सोचने लगी, बाबूजी तो सुबह शाम बाग जाने के लिए घर से निकलते थे। अगर वो यहाँ नहीं आते तो फिर वो कहाँ जाते हैं? अच्छा अंकल, मैं चलती हूँ। अंकल, नीलम बेटा रुक, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, कहकर वो उठने लगे। नहीं, आप रहने दें, मैं मार्केट जाकर देखती हूँ, शायद वहीं कोई सौदा लाने चले गए हों। अंकल, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, फिर भी ज़रूरत पड़े तो मुझे घर से बुला लेना, मैं बस अब जा रहा हूँ। बाग के गेट तक वो मेरे साथ चलते रहे और जगदीश और जय के बारे में पूछते रहे। मैं बस हाँ हूँ में उनको जवाब देती रही। बाग के गेट पर पहुँचने के बाद वो 1 मिनट रुके और मेरी तरफ देख कर कहने लगे, नीलम, अगर वो बूढ़ा मिल जाए तो मेरी तरफ से उसे कह देना, इस उम्र में यूँ बहू बेटियों को तंग करना अच्छी बात नहीं, और बाजार में भी अगर नहीं मिले तो मुझे बताना। अनिल फैक्ट्री से आ गया होगा, उसे तेरे साथ भेज दूंगा। रात होने को है तो कहाँ अकेली मारी मारी फिरती रहेगी। जी ठीक है अंकल, मैं आपको बता दूंगी, कहकर मैं बाजार की तरफ चली गई। बाजार घर से कुछ ही दूरी पर गिट्टी की दुकानें थी और एक लाइब्रेरी भी थी। पिछले कई सालों से बाबा यहाँ रह रहे थे। अधिकतर दुकानदार उन्हें जानते थे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो मुझे यहीं चाय के टपरी पर बैठे मिल जाएंगे। चाय की टपरी पर बैठकर आते जाते लोगों से सियासत की चर्चा करना और एक उनका शौक था। इधर उधर देखते हुए मैं चाय की टपरी के पास पहुंच गई। एका दो का लोग ही वहां बैठे हुए थे। चाय वाले से बाबूजी का पूछा तो कहने लगा, वो यहाँ तो नहीं है, वो तो लाइब्रेरी में होते हैं इस समय। छोटू अभी तो उनको चाय पकड़ा कर आया है। लाइब्रेरी में? मैंने हैरानी से उनसे पूछा। छोटू वहाँ उनको चाय देने गया था। उसी ने बताया कि बाबूजी कह रहे थे चाय के हिसाब में पैसे लिख ले, आज घर से बटुआ लाना भूल गए हैं। तेज तेज कदमों से मैं लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगी। अंदर गई तो सामने बैठे बाबूजी मुझे नजर आए। मैं बाबूजी के पास जाकर खड़ी हो गई। प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे लकड़ी की मेज पर सर झुकाए वो एक रजिस्टर में एंट्री कर रहे थे। मैंने दुकान के बाहर लगे बोर्ड को पढ़ा। बाबूजी, मैंने उन्हें धीरे से आवाज़ लगाई। मुझे यूँ अचानक से सामने देखकर वो हड़बड़ी में उठने लगे तो उठते हुए लड़खड़ा गए। ध्यान से बाबूजी, कहते हुए मैंने उनकी बाजू पकड़ ली। तू यहाँ कैसे? उनके मुंह से निकला। जिस हालात में घर से बाहर निकले थे, चिंता तो होनी ही थी। आप जानते हैं, घर से निकले हुए आपको 3 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। मुझे अकेला देखकर पूछने लगे, तन्वी कहाँ है? उसे अकेला घर पर छोड़कर तो मुझे बूढ़े को ढूंढने आई है। तन्वी संगीता के साथ है। यहाँ आने से पहले आपको बाग में देखने गई थी। घर से बाग के लिए कहकर ही निकले थे ना? सामने टेबल की तरफ इशारा करके मैं पूछने लगी, ये सब क्या है और कब से चल रहा है? अपने रजिस्टर को बंद करते हुए रजिस्टर अंदर बैठे हुए आदमी के हवाले करते हुए उससे कहने लगे, बेटा, बाकी की एंट्री कल सुबह जल्दी आकर लिख दूंगा। बहू आई है, घर पर कोई ज़रूरी काम आ गया है। कोई बात नहीं बाबूजी, आप आराम से जाओ, काम की चिंता मत करो। बेटा, घर चलकर बात करते हैं, कहकर मेरी तरफ देखने लगे। बाबूजी अपनी आंखों की नमी मुझसे छुपा नहीं सके। कुर्ते की जेब से रुमाल निकाल कर आगे पोंछते हुए कहने लगे, लगता है चश्मे का नंबर बदल गया है, पहले जैसी बात नहीं रही है। कोई बात नहीं बाबूजी, कल चश्मे वाले के पास जाकर आपके लिए नया चश्मा बना लेते हैं। बाबूजी, इतनी जल्दबाजी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, काम तो मेरा चल ही रहा है। तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना बहू? नहीं बाबूजी, आप ठीक कह रहे हैं, घर चलकर बात करते हैं, कहकर मैं उनके साथ साथ चलने लगी। थोड़ी दूरी पर ही तो घर। मैंने ताला खोला और वो सीधे सोफे पर जाकर बैठ गई। अब तो सीढ़ियाँ चढ़ना भी पहाड़ जैसा लगने लगा है, कहते हुए अपनी उखड़ी हुई सांसों को संयत करने लगे। लीजिए पानी पीजिए, थोड़ा आराम मिलेगा। पानी पीकर सोफे पर सिर टिका कर बैठ गई। कुछ देर के बाद खुद से ही बात शुरू की,
बहू जगदीश हो जैसे मुझे किसी भी तरह की उम्मीद नहीं है। बहुत अच्छा हुआ मुझे पता चल गया कि दोनों की सोच कैसी है। घर तो चलाना है, तन्वी बड़ी हो रही है, उसके साथ उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती जाएंगी। 4 पैसे हाथ में होते हैं तो आदमी खुद को महफूज समझता है। बाबूजी, मैं आपके बात से 100% सहमत हूँ, पर पहले आप मुझे बताएं, आप वहाँ बैठे हुए क्या कर रहे थे? कुछ नहीं बेटा, लाइब्रेरी का मालिक बरसों से मुझे जानता है। एक दिन उनके बेटे ने मुझे यूं ही चाय की टपरी पर बैठे देखा, वो बातें करने लगा। बातों ही बातों में दुखी मन था, भावनाओं में बहकर मुंह से निकल गया कि बेटे के जाने के बाद पैसों की बहुत तंगी हो गई है, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, अंकल अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? मैंने झट से कह दिया, बेटा दुनिया ने इतने रंग दिखा दिए हैं कि अब किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। वो मुझसे कहने लगा, कल आप हमारी लाइब्रेरी पर आकर रजिस्टर पर एंट्री कर दिया करो, भारी भरकर काम भी नहीं है। हर एंट्री पर 2 रुपया आपको मिलेगा। दिन में 200 एंट्री तो नॉर्मल सी बात है, और बच्चों के इम्तिहान के समय आप पूछो मत, हजार एंट्री एक दिन में हो जाती है, और सारा दिन का काम भी नहीं, सुबह शाम 2-2 घंटे चाहिए रजिस्टर में एंट्री के लिए। मुझे उसका सुझाव अच्छा लगा, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुझसे ये बात कैसे कहूँ। इसीलिए बाग में जाने के बहाने में वहाँ जाने लगा। अपनी बात करते हुए बाबूजी बार बार अपने रुमाल से अपनी आंखें पोंछ रहे थे। परिस्थितियों वश जिस दौर से वो गुजर रहे थे, मैं उनकी हालत से भली भांति वाकिफ थी। उन्हें सिवाय हौसला देने के मेरे पास कुछ नहीं था। अपनी बात कहकर चुप हो गए, पर अगले ही पल अपनी सफाई देते हुए कहने लगी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना बहू। मैं नहीं बाबूजी, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आपने जो कुछ भी किया मेरे और तन्वी की भलाई के लिए ही तो किया है। हाँ, एक बात की शिकायत आपसे ज़रूर है कि आपने मुझसे यह बात छुपाई। अब मुझे भी आपसे एक बात करनी है। अभी मैंने अपनी बात शुरू भी नहीं की थी कि संगीता तन्वी को लेकर आ गई। मम्मी घर में घुसते ही मुझसे पूछने लगी, दादू कहाँ से मिले? फिर अपने दादू की तरफ देखते हुए कहने लगी, दादू आप खो गए थे, मम्मी ने आपको कहाँ से ढूंढा? चुप कर बदमाश, बहुत बोलने लगी। झिड़की लगाते हुए मैंने तन्वी से कहा, संगीता नमस्ते बाबूजी, कैसे हैं आप? बाबूजी मैं ठीक हूँ। आओ संगीता, अंदर आओ। तुम बाहर क्यों खड़ी हो? मैंने उससे कहा, नहीं अभी नहीं, रात काफ़ी हो चुकी है, बस चलती हूँ, कहकर संगीता वहाँ से जाने लगी। मम्मी मैंने संगीता आंटी के घर कर खाना खा लिया है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट दादू। गुड नाइट मेरी गुड़िया। बाबूजी हाँ बेटा, अब कहो क्या कहना है? तुम्हारी बात बीच में रह गई थी। तन्वी के अंदर जाते ही बाबूजी मुझसे कहने लगे, बाबूजी रात काफ़ी हो चुकी है, पहले आप खाना खा लो, फिर बात करती हूँ। बाबूजी नहीं, मुझे अभी भूख नहीं लगी है, तू अपनी बात पूरी कर। बाबूजी आपने तो दोपहर को भी अच्छे से नहीं खाया था, मैं अपना खाना भी साथ ले आती हूँ। इससे पहले बाबूजी कुछ कहते मैं उठकर रसोई घर में चली गई। तवा रखकर फटाफट रोटी सेकी तो थालियों में दाल, रोटी और सब्जी रखकर बाबूजी के पास आकर बैठ गई। पहला निवाला मुंह में डालने के बाद मैं उनसे कहने लगी, बाबूजी मैं नौकरी करना चाहती हूँ। बाबूजी क्या नौकरी? पर तुम्हें कौन नौकरी देगा? मैं तो आदमी हूँ, कहीं भी बैठकर तो पैसे कमा लूँगा, पर तुझे तो मैं इस तरह के काम करने की इजाज़त नहीं दे सकता हूँ। बाबूजी मेरी बात पूरी तो सुने। बाबूजी आप गलत समझ रहे हैं, मैं कहीं ऐसी वैसी जगह पर जाकर नौकरी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ओम के ऑफिस में ही जाकर बात करूँगी, या अपने योग के डिप्लोमा के आधार पर किसी योगा सेंटर में बात करूँगी। आज बाग में संगीता मिली थी, उसने मुझे ये सलाह दी है। संगीता कह रही थी कि हमें ओम के ऑफिस में जाकर एक बार बात करनी चाहिए, मुझे उसकी जगह नौकरी मिल सकती है, चाहे कोई छोटी मोटी ही क्यों ना हो। बाबूजी अच्छा ये बात है। मेरी बात सुनकर उन्हें तसल्ली हुई, पर बेटा तेरी और ओम की पढ़ाई में तो बहुत अंतर है। मैं जानती हूँ बाबूजी, पर ऑफिस में 100 तरह के काम होते हैं। मैंने BCom की है, कोई अकाउंट वगैरह का काम तो कर ही सकती हूँ। कहकर मैं चुप हो गई।
बाबूजी, ठीक है, कब बात करने जाना चाहती हो? बाबूजी, एक दिन में तो ये काम होने वाला नहीं है। सोच रही हूँ तन्वी के स्कूल जाते ही मैं कल ही उनसे मिलने चली जाऊँ। बाबूजी, तुम वहाँ अकेले जाने का सोच रही हो? मैं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बाबूजी, आप मेरे साथ चलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बाबूजी, हाँ तो फिर ठीक है, हम कल ही जाकर मिलते हैं। ओम के सीनियर सर से, उनसे एक दो दफ़ा ही मिला हूँ, काफ़ी भले मानस इंसान हैं। ओम की तारीफ करते थकते नहीं थे। ओम की मृत्यु के समय जब घर आए थे तब भी मुझसे कहा भी था कि कभी भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े मुझे याद कीजिएगा। और देखो मैं कैसे उन्हें भूल गया, मुझे तो उनका नाम भी याद नहीं आ रहा है। मैं, बाबूजी, उनका नाम अरविंद मिश्रा है। ओम के बाद माँ का यूं अचानक से चले जाना हम तो अभी तक संभल ही नहीं पाए हैं। वो तो भला हो संगीता का जिसने मुझसे बात की। अब कल देखते हैं कि उनसे मिलकर कुछ काम बनता है या नहीं। रात काफ़ी हो चुकी थी। चौका समेटकर मैं तन्वी के पास जाकर लेट गई। बाबूजी भी बाहर दीवान पर जाकर लेट गए और लेटते ही उनकी खर्राटों की आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी और अनायास ही मेरे चेहरे पर मुस्कान ये सोचते हुए आ गई कि कम से कम इतनी परेशानी में वो सुकून से सो रहे हैं। नींद और मेरा तो 36 का आंकड़ा है। सारी रात करवटें बदलती बीत जाती थी। लेटे लेटे जब थक जाती तो उठकर बालकनी की सीढ़ियाँ खोलकर खड़ी हो जाती। अभी कुछ देर पहले आसमान बिल्कुल साफ था, फिर अचानक से बिन मौसम की बरसात शुरू हो गई। पानी से भरी छोटी सी बदली ना जाने कहां से आकर मेरी खिड़की के सामने बरसने लगी। मैं उन ठंडी फुहारों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी, पर मेरे अंतर्मन में चल रहा अंतर्द्वंद खत्म नहीं हो रहा था। तन मन को भिगोकर बादल बरस कर चले गए। या ये कोई ईश्वरीय संकेत था जो मुझे आने वाले कल के बारे में बताना चाहता था। मैं अपनी ही कश्मकश में उलझी बाहर चारों तरफ कितनी नीरवता को देखती रही। मैं उस ठहराव को अपने भीतर क्यों नहीं महसूस कर पाती। हर समय एक अंतर्द्वंद सा मेरे भीतर चलता रहता है। चारों ओर फैली इतनी निष्पद्धता को भंग करता हुआ सड़क पर चौकीदार लकड़ी के डंडे को सड़क के ऊपर मारता हुआ जागते रहो कहता हुआ निकलता। पिछले कई सालों से मैं उसकी आवाज़ सुनती आ रही थी। रात्रि के उस पहर में शायद एक मैं ही वो अकेली थी जो जागती हुई उसकी आवाज़ सुन रही थी, वरना रात्रि के इस पहर में कौन जाग रहा होगा। हमारे घर के बिल्कुल नीचे आकर चौकीदार ऊपर देखना नहीं भूलता था। मुझे बालकनी में खड़ा देख कई बार कह देता, जाओ बीबी सो जाओ, अब तो सुबह भी होने वाली है। आज भी जब उसने देखा तो मैं झट से पीछे हो गई, मानो चोरी पकड़ी गई हो। अपने डंडे को खटखटाते हुए एक बार फिर जागते रहो बोलकर वो आगे निकल गया। मैं भी अपने पलंग पर आकर लेट गई। नींद ने मुझे कब अपने आगोश में ले लिया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब घड़ी में अलार्म बजा तो मैं झट से उठकर खड़ी हो गई। तन्वी को उठाया, उसे तैयार करके स्कूल भेजा। बाबूजी हमारे उठने से पहले ही नहा धोकर तैयार होकर बैठे थे। तन्वी के स्कूल जाते ही मैं भी तैयार हो गई। बाबूजी को नाश्ता दिया और हम दोनों ओम के ऑफिस की तरफ निकल गए। घर से कुछ ही दूरी पर हमें रिक्शा मिल गया। आधे घंटे के बाद हम ऑफिस की इमारत के बाहर खड़े थे। बाहर बड़ा सा शीशे का दरवाज़ा था जो बंद था। गेट के बाहर एक चौकीदार ग्रे कलर की कलफ लगे वर्दी पहने हुए बड़ी मुस्तैदी से खड़ा था। हमारे आने का कारण पूछने के बाद इंटरकॉम पर एक नंबर मिलाने के बाद हमें अंदर जाने दिया। सामने एक गलियारा था जहां लाल रंग के पत्थर से बने फर्श के दोनों तरफ मौसमी फूल खिले हुए थे। एक कांच के बड़े से दरवाजे को पार करके मैं और बाबूजी एक रिसेप्शन के सामने जाकर खड़े हो गए। हमें अपने सामने देख मुस्कुराते हुए रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने हमारे आने का कारण पूछने के बाद हमें वहीं लॉबी में रखे सोफे पर बैठने के लिए कहा। आप यहाँ बैठिए, सर अभी तक एक मीटिंग में हैं। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है मैं उन्हें आपके बारे में सूचित करती हूँ। मैं और बाबूजी ने जैसा उसने कहा सोफे पर जाकर बैठ गए। काफ़ी समय बीत चुका था। मेरा ध्यान बार बार कलाई में बंधी हुई घड़ी की सुइयों की तरफ जा रहा था जो बता रही थी कि तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हमें यहाँ बैठे हुए हो गया था। इसी बीच एक आदमी हाथ में ट्रे पकड़े हमारे लिए पानी लेकर आ गया।
ऐसी में बैठे हुए हमें गर्मी का एहसास तो नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने ट्रे से पानी का एक ग्लास उठाकर बाबूजी को पकड़ा दिया, जिसे उन्होंने एक ही सांस में पी लिया और पीते ही उन्हें खांसी छिड़ गई। आराम से बाबूजी, इतनी जल्दी क्या है, कहते हुए मैं उनके पीठ मलने लगी। मैं ठीक हूँ, कहते हुए उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैं उनके भीतर चल रहे अंतर्द्वंद से भली भांति परिचित थी, फिर भी उनके सामने खुद के संयम में दिखाने की भरसक कोशिश कर रही थी। हाथ में पानी का ग्लास पकड़कर मैं भी छोटे छोटे घूंट भर रही थी। मुझे उनके चेहरे पर बेचारगी के भाव साफ नजर आ रहे थे। उनकी उम्र और झुके हुए कंधों को देखकर मैं और मन ही मन भगवान से कह रही थी, हे प्रभु, ऐसी परिस्थितियों किसी भी बूढ़े पिता पर मत डालना। बहू, काफ़ी देर हो गई है, एक बार जाकर उस लड़की से पूछ और कितनी देर लगेगी। मुझे लाइब्रेरी में जाकर रजिस्टर में एंट्री भी करनी है। जी, अभी जाकर पूछती हूँ, कहकर मैं रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर पूछने लगी, मैडम और कितनी देर लगेगी। देखिए मैडम, एक तो आप अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आए हैं, आज सर मीटिंग में हैं। आज विदेश से कुछ लोग मीटिंग के लिए आए हुए हैं। आप मुझे 1 मिनट दें, मैं उनके सेक्रेटरी से पूछकर बताती हूँ। बात करते हुए उसकी उंगलियाँ फ़ोन के कीबोर्ड पर घूमने लगी। हेलो मेहता जी, सर खाली हो गई क्या? उनसे मिलने के लिए कोई नीलम जी और एक बुजुर्ग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। रूमा, सर के साथ तो उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स है। फ़ोन के दूसरी तरफ उस आदमी की धीमी धीमी आवाज़ मेरे कानों में जा रही थी। सर, अपॉइंटमेंट तो लेकर तो नहीं आए हैं। तो रूमा उन्हें बोल दो, आज तो किसी हालत में भी मुलाकात संभव नहीं है। सर आज बहुत बिजी हैं, फिर किसी दिन आने के लिए कहकर वापस भेज दो। उन दोनों की बातों से मुझे समझ आ गया था कि आज किसी भी हालत में सर से मुलाकात होना संभव नहीं है। नाउमीदी मेरे चेहरे पर साफ झलक रही थी। फिर भी रूमा के फ़ोन बंद करने का इंतज़ार करते हुए वहाँ खड़ी रही कि शायद वो मुझे किसी तरह की कोई उम्मीद दिखा दे। अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को रिसीवर के ऊपर रखने के बाद रूमा मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैडम, सर से आज तो मिलना नहीं हो पाएगा, सर बहुत बिजी हैं। मैं आपके कहते हुए वह एक डायरी खोलकर उस पर डेट्स चेक करने लगी। मैम, आप नेक्स्ट वीक बुधवार को सुबह 8 बजे आ जाएं। मैं आपको सर से मिलवा दूंगी। देखिए, हम उनका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वो हमें जानते हैं। आप उन्हें कह दें ओम शर्मा की पत्नी और उसके पिता मिलने आए हैं। देखिए मैडम, मैंने अभी आपके सामने उनके सेक्रेटरी से बात की है। मैं बार बार फ़ोन करके उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ। आप प्लीज़ एक बार फिर से ट्राई कर लें, मैंने एक तरह से गिड़गिड़ाते हुए उससे कहा। देखिए, आपके कहने पर बस एक बार मैं कोशिश कर लेती हूँ। अगर उन्होंने मिलने से मना कर दिया तो आप मुझे दोबारा नहीं कहेंगी। जी बिल्कुल, मैं आपको फिर से नहीं कहूँगी। आप जिस दिन कहेंगी हम फिर उस दिन ही आएंगे। ओके, कहकर उसने फिर दोबारा नंबर मिलाया। हेलो सर, वो लोग बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर उन्हें जानते हैं। वो किसी ओम शर्मा का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं सर से कह दें कि उनके पिता और उनकी पत्नी आए हैं। क्या कहा, ओम शर्मा? जी सर, यही नाम बताया है। मैं तो उन्हें अगले हफ्ते। हेलो सर, हेलो। नीलम जी देखिए, आपके कहने पर मैंने दोबारा फ़ोन मिलाया था। अतु सर ने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। आप जाएं, आपकी वजह से मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। आई एम सॉरी, हमारी वजह से आपको डांट खानी पड़ी। हम अगले बुधवार को सुबह आकर उनसे मिल लेंगे। कहकर मैं बाबूजी के पास जाकर खड़ी हो गई। उठिए बाबूजी, आज तो काम नहीं बना है, अगले हफ्ते फिर आना पड़ेगा। मैं तो तुझे पहले ही कह रहा था, आज के आज तो बात बनने से रही, अभी तो हमारी फरियाद भी नहीं सुनी गई। कोई बात नहीं, जी छोटा मत कर, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मायूस होकर हम दोनों वहाँ से उठकर चलने लगे। अभी कांच के बड़े से दरवाजे तक ही पहुँचे थे कि किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई, शर्मा जी ज़रा रुकें। हमने पीछे मुड़कर देखा, एक आदमी तेज़ी से कदम भरता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। जैसे ही हमारे पास पहुंचा, हमसे कहने लगा, आप ओम शर्मा के पिता हैं? बाबूजी, जी हाँ। और आप कौन? मैं गौरव
कुमार हूँ। ओम और मैं अच्छे दोस्त थे। उनकी मौत के वक्त पे यहाँ नहीं था। बाबूजी, कोई बात नहीं बेटा, आजकल हर कोई अपने कामकाज में मसरूफ है। गौरव कुमार, पर आज आप यहाँ कैसे? बेटा, अभी बाबूजी ने अपनी बात शुरू ही की थी कि गौरव कुमार ने उन्हें बीच में रोक दिया। बाबूजी, आप मेरे ऑफिस में चले, वहाँ आराम से बैठकर बात करते हैं। गौरव कुमार ने जिस तरह से बाबूजी कहकर उन्हें संबोधित किया, बाबूजी की आंखें भर आई और अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाल लिया। बाबूजी, जैसा तुम ठीक समझो, कहते हुए वो उसके साथ साथ चलने लगे। गौरव एक कमरे के बाहर आकर रुक गया। दरवाजे को खोलकर उन्हें अंदर आने का इशारा करने लगा। छोटा कमरा था पर बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया हुआ था। गहरे रंग के पॉलिश की हुई मेज़ थी जिसके पीछे लेदर की कुर्सी थी। मेज़ पर एक लैपटॉप रखा हुआ था। उसी के पास 2 फ़ोन रखे हुए थे और दूसरी तरफ कुछ फाइलें थीं। दीवारों पर हल्के रंग का पेंट था। कमरे में आने के लिए बाद गौरव अपनी कुर्सी पर बैठ गया और हमें सामने रखी कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। गौरव, अब बताइए बाबूजी, यहाँ कैसे आना हुआ आपका? बाबूजी, बेटा, ओम के चले जाने के बाद घर के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। अगर नीलम को यहाँ कोई नौकरी मिल जाती। कहते हुए बाबूजी चुप हो गए। जी बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, कहकर मेरी तरफ देखते हुए मुझसे बात करने लगा। नीलम जी, आप कहाँ तक पढ़ी हैं? जी मैंने BCom पास किया है, 2nd डिवीज़न में। ओके, कहकर कुछ सोचते हुए गौरव कहने लगे, मैं आपको अकाउंटेंट के जॉब पर रख सकता हूँ। सैलरी थोड़ी कम होगी पर नौकरी के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी मिलता जाएगा। फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। बाबूजी, बेटा, किन लफ्ज़ों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने तो हमारी सारी मुश्किलों को ही दूर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा तुम्हारा। बाबूजी हाथ जोड़कर भावुक होते हुए गौरव से कहने लगे। उनकी आंखों के पोरों पर आंसू आकर रुक गए थे और आवाज़ गले में रुंध गई थी। गौरव ने सामने रखे पानी के ग्लास को उठाकर उन्हें पीने के लिए दिया और उनके पास आकर खड़े होकर उनके कंधे पर हाथ रखकर थपथपाकर उन्हें हौसला देने लगे। बाबूजी, आप हाथ मत छोड़ें, मुझे भी ओम की तरह अपना बेटा ही समझें। आप इतनी तकलीफ में थे, आप पहले ऑफिस में क्यों नहीं आए? एकाएक किसी अनजान से सहानुभूति के 2 शब्द सुनकर उनके सब्र का बांध टूट गया और बिलख बिलख कर रोने लगे। गौरव, हौसला रखें बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा, कहते हुए गौरव ने उन्हें पानी का घूंट भरने के लिए कहा। बाबूजी को यूँ रोते देख मेरा भी मन भर आया। पता नहीं कब से उन्होंने इन आंसुओं को अपने अंदर दबा कर रखा हुआ था, जो किसी की सहानुभूति की गर्मी मिलते ही हिमकिरणों से पिघल गए। बाबूजी के शांत होते ही गौरव उनके बोलने का इंतजार करता रहा। एक लंबी सांस भरी और उन्होंने फिर कहना शुरू किया, अभी तो हम ओम के यूं अस्माइक चले जाने के गम से उभर ही नहीं पाए थे कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया। बुढ़ापे में इस दोहरी चोट ने यूँ समझो कि मेरी सोचने और समझने की शक्ति ही खत्म कर दी। तन्वी, ओम की बेटी भी बड़ी हो रही है, उसके साथ उसकी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं। उसकी चिंता हर समय रहती है। मेरी भी अब उम्र हो रही है, कब ऊपर वाले से बुलावा आ जाए कौन जानता है। नीलम अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तो मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, कहकर वो उठने लगी। गौरव, जी बाबूजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप उठ क्यों रहे हैं? चाय कॉफ़ी कुछ तो लें। बाबूजी, नहीं बेटा, तुमने इतना बड़ा काम कर दिया है हमारे लिए, चाय कॉफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं, अब आज्ञा दो। नीलम जी, आप कल सुबह 8 बजे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाएं। मैं हाथों हाथ आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दूँगा। अरविंद मिश्रा जी तो बाबूजी अब यहाँ नहीं हैं, उनकी पोस्टिंग तो देहरादून की नई ब्रांच में हो गई थी। बाबूजी, अच्छा, हम तो उनसे मिलने ही आए थे। ओम की मौत के समय उन्होंने मुझसे कहा था कि कभी भी कोई काम हो तो मुझसे ज़रूर कहिएगा। गौरव, जी वाकई वो बहुत नेक इंसान है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, बहुत ही नेक ख्यालात के बंदे हैं। चलो बेटा, अब चलते हैं, कहकर हम कमरे से बाहर आ गए। गौरव भी हमारे साथ साथ चलते हुए लॉबी तक आ गए। मैं हाथ जोड़कर नमस्ते कहते हुए उनसे कहने लगी,
आपका किन शब्दों में धन्यवाद कहूँ। नीलम जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने एक्स कुलीग की फैमिली के कुछ काम आ सका हूँ, इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। कल समय से आप ऑफिस पहुँच जाइएगा। जी ज़रूर, मैं सुबह समय से पहुँच जाऊँगी। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे मेरे ऑफिस में आ जाइएगा। मैं रूमा को भी बोल दूँगा। ऑफिस से निकलकर हमने ऑटो पकड़ा और सीधा मैं घर आ गई। बाबूजी वहीं रास्ते में बाजार के पास उतर गए, पीट रहे थे। मुझे ओम के ऑफिस में ही जॉब मिल गई थी और इसके साथ साथ घर के पास वाले योग सेंटर में शाम को 2 घंटे के लिए मुझे पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई थी। तन्वी की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। जॉब मिलते ही मैंने बाबूजी का लाइब्रेरी में जाना छुड़वा दिया। लगता था जिंदगी अब ठर्रे पर आ गई है। मेरी नौकरी अच्छी चल रही थी। मुझे यूं तरक्की करते देख बाबूजी फूले नहीं समाते थे। तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया है बहू, कहते नहीं थकते थे। सब कुछ आपकी वजह से ही हो पाया है। आपका साथ मिला है तो यह सब कर पाई हूँ, वरना मैं तो कभी घर से बाहर कदम निकालने का भी नहीं सोच सकती थी। सर्दियों के दिन थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। रात को भी हल्का बुखार था। गली के मोड़ पर ही डॉक्टर का क्लिनिक था। उनके शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद से वो वहाँ तक जा सके। तन्वी को उनके पास बैठाकर मैं डॉक्टर से बाबूजी की तबीयत बतलाकर उनके लिए दवाई लेने आई थी। घर वापस आई तो तन्वी उनके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही थी। तन्वी, मम्मी बुखार कम नहीं हो रहा है, वो छाती पे देखो कैसे आवाज़ कर रही है। मैं, बाबूजी उठें, आंखें खोलें, देखें दवाई खानी है। बाबूजी, नहीं मुझे कुछ नहीं खानी है, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा। तन्वी, दादू प्लीज़ उठें, जब तक दवा नहीं खाएंगे बुखार कैसे उतरेगा। सहारा देकर तन्वी ने उन्हें उठाया। मैंने मुंह में गोली रखी। पानी का खून बढ़ते ही उन्हें खांसी आ गई। तन्वी उनकी पीठ मलने लगी। बाबूजी, बस अब मुझे लेटा दे, बैठा नहीं जा रहा है। तन्वी, माँ डॉक्टर ने क्या कहा है। मैं, निमोनिया के लक्षण हैं, अगर 2 दिन में बुखार नहीं उतरता है तो शायद अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ सकता है। निमोनिया का नाम सुनते ही तन्वी चुप हो गई। तन्वी, माँ आप जगदीश चाचा को फ़ोन करके बाबूजी की तबीयत के बारे में बता दो। मैं भी यही सोच रही थी, बाबूजी कुछ संभले तो उनसे पूछती हूँ। पूरा दिन उनका शरीर बुखार से तपता रहा। तन्वी उनके लिए खिचड़ी बना कर लाई और अपने हाथ से उन्हें खिलाने लगी, पर 2-4 चम्मच खाकर उन्होंने और खाने से मना कर दिया। तन्वी, दादू प्लीज़ 1-2 चम्मच और खा लो। बाबूजी, और खाया नहीं जा रहा, सब कुछ ऊपर ऊपर आ रहा है, मुंह का स्वाद बहुत कड़वा हो रहा है। दादू, नींबू का अचार लेकर आओ। मैं, तन्वी पागल हो गई है क्या, देख नहीं रही कितने तेज़ बुखार में तप रहे हैं और तू उन्हें नींबू का अचार खिलाने चली है। तन्वी, माँ मैं तो बस मजाक कर रही थी, दादू को हंसाने की कोशिश कर रही थी। मुझे उसे गुस्सा करते देख बाबूजी कहने लगे, क्यों मासूम को गुस्सा कर रही है। मासूम और ये पटाखा है बाबूजी, इसकी हरकतें आपको बताऊं तो पता चलेगा। तन्वी, माँ रहने दो, वो सो चुके हैं। बाबूजी के शरीर में इतनी कमज़ोरी आ चुकी थी कि वो बात करते करते ही सो जाते थे। चल तू भी उठ जा, कहकर मैंने उसे कमरे में जाने के लिए कहा। तन्वी, माँ अभी कुछ देर यही उनके पास बैठना चाहती हूँ, बाबूजी ठीक तो हो जाएंगे ना। भावुक होते हुए तन्वी मेरी तरफ देखने लगी। तन्वी को उनके पास छोड़कर मैं घर के दूसरे काम निपटाने लगी। बाबूजी को सोए काफ़ी समय हो गया था, उन्हें दवाई देनी थी। मैंने तन्वी से उठाने के लिए कहा। दादू कहकर आवाज़ लगाने ही लगी थी कि उन्होंने धीरे से आंखें खोली और सामने तन्वी को देखकर मुस्कुराने लगे। तन्वी, क्या हुआ दादू, आप हंस क्यों रहे हो। बाबूजी, जो तुझे बताने जा रहा हूँ अपनी माँ से मत कहना। ऐसा क्या है दादू, तन्वी ने हैरानी से उनसे पूछा। बाबूजी, अभी अभी सपनों में तेरी दादी को देखा है, अपने दोनों हाथों को उठाकर मुझे बुला रही थी, कहने लगी अब मोह ममता छोड़कर मेरे साथ चलो, बहुत जी लिया तुमने। तेरी माँ कहाँ है, इधर उधर देखते हुए तन्वी से कहने लगे। तन्वी, मम्मी किचन में आपके लिए सूप बना रही है। बाबूजी, तन्वी चाव से बुला कर ला, और ये पानी जैसा सूप मुझसे नहीं पिया जाता। दादू, बीमारी में ऐसा ही खाने पीने को मिलता है, अच्छे अच्छे पकवान खाने हैं तो जल्दी से ठीक हो जाए। बाबूजी, अब किसी चीज़ की इच्छा नहीं है,
तू जा अपनी माँ को बुला कर ला, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तन्वी मुझे किचन में बुलाने आई। उसकी आंखों में नमी देखकर मैं सकपका गई। मैं, क्या हुआ है, तू रो क्यों रही है? तन्वी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मम्मी, बाबूजी आपको बुला रहे हैं। सूप तैयार है बेटा, थोड़ा ठंडा करके उनके लिए लाती हूँ। कहकर मैं बैठक में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। कुर्सी खिसकाने की आवाज़ से उन्होंने आंखें खोली और हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाने लगे। कुछ कहना चाहते हैं आप? बाबूजी, नीलम मेरी बच्ची, लगता है अब जाने का समय आ गया है। मुझे कुछ भी हो जाए तो चिंता मत करना, और किसी के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, पर मुझे भरोसा है राधिका तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। कुछ जमा पूंजी बैंक में है, तन्वी के ब्याह के समय काम आ जाएगी। मैं, बाबूजी, आप इस समय कैसी बातें लेकर बैठ गए हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो आपसे पूछना चाह रही थी कि जय इसी शहर में है, आप कहें तो जय को आपकी तबीयत के बारे में बता दूं। बाबूजी, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को तंग करने की। बुखार है, 2-4 दिन में उतर जाएगा। तभी तन्वी ट्रे में सूप लेकर आ गई। उसे देखते ही बाबूजी कहने लगे, मैंने तुझे कहा था ना मुझे सूप नहीं पीना है। मैं, बाबूजी सूप तो पीना पड़ेगा, फिर आपको दवाई भी खानी है। तन्वी ने बहुत मुश्किल से उन्हें थोड़ा सा सूप पिलाया और बस कहकर उन्होंने उसे रोक दिया। मैंने उन्हें दवाई देकर लिटा दिया। अब तुम दोनों भी अंदर जाकर सो जाओ। मैं, बाबूजी मेरी बात तो अधूरी रह गई, प्लीज़ उन्हें बताने दें। अगर बाद में उन्हें आपकी बीमारी का पता चलेगा तो आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, मुझसे बहुत नाराज़ होंगे। बाबूजी, रहने दे बहू, माँ बाप का हाल क्या सिर्फ बीमारी में पूछना चाहिए? जाओ तुम दोनों भी आराम करो। आंखें बंद करते हुए बहुत धीमी आवाज़ में उन्होंने मुझसे कहा। तन्वी को मैंने अंदर कमरे में सोने के लिए भेज दिया और खुद वहीं उनके पास कुर्सी पर बैठ गई। औलाद की तरफ से इतना मायूस मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। मेरी आंखें उनके चेहरे से हट नहीं रही थी। झुर्रियों के गुंजल उनके चेहरे पर उभर आए थे। ताउम्र उन्होंने मेहनत कर जिंदगी गुजारी थी, पर बेटों से एक पैसा नहीं लिया। सोए हुए भी बार बार अपने हाथ से अपनी छाती को मलते हुए मुंह से ऊं की आवाज़ें निकल रही थी। उनके सिर के नीचे एक और तकिया लगाकर उन्हें ऊपर किया। उनकी छाती धौंकने की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। मेरा मन किसी अज्ञात शंका से कांप रहा था। सामने खड़ी में समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे और नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। आधी रात बीत चुकी थी और दवाओं का उन पर कोई भी असर नहीं दिख रहा था। न तो बुखार ही कम हुआ था और ना ही उनकी छाती से आवाज़ें आनी कम हुई। मेरी नज़रें उनकी छाती को ऊपर नीचे होते देख रही थी। हर बार सांस लेते हुए उनके गले से आवाज़ आ रही थी। इसी बीच मुझे नींद ने कब अपने आगोश में ले लिया मुझे पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो घड़ी में 4 बज रहे थे। बाबूजी चुपचाप सो रहे थे। उनकी छाती से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उठते ही मैंने उनके माथे को छुआ। माथे पर पसीने की बूंदें थी। तौलिए से माथे को पोंछते हुए मुझे लगा कि शायद बुखार उतर गया है, इसीलिए वो पसीने से तरबतर हैं। अगले ही पल मेरा माथा ठनका। बाबूजी, बाबूजी कहकर मैं उन्हें आवाज़ लगाने लगी। बाबूजी की सांसें बहुत धीरे धीरे चल रही थी। उनके सिर को उठाकर मैंने चम्मच से उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की, पर पानी उनके गले से नीचे नहीं उतरा। दूसरे कमरे में सोई हुई तन्वी को मैंने आवाज़ लगाई। तन्वी, जल्दी से संगीता आंटी को फ़ोन मिला। मेरी आवाज़ सुनते ही तन्वी हड़बड़ाहट में उठी और संगीता को फ़ोन मिलाने लगी। फ़ोन की घंटी लगातार बजती जा रही थी। 2-3 बार उसके मोबाइल पर फ़ोन मिलाने के बाद आखिरकार उसने फ़ोन उठा लिया। हेलो, सब ठीक तो है? इस वक्त फ़ोन कर रही है? अधकच्ची नींद से उठते हुए संगीता बोली। संगीता, जल्दी से कार लेकर आ जा। बाबूजी, उसके आगे मैं कुछ कह नहीं सकी। 5 मिनट के अंदर ही संगीता रात को नाइट सूट पहने हुए मेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। पड़ोस के लोगों की मदद से बाबूजी को कार में लेटाया। पूरे रास्ते उनकी सांसें उखड़ रही थी। उनका सिर मेरी गोद में था। बाबूजी, प्लीज़ हिम्मत रखें, बस अस्पताल पहुंचने ही वाले हैं। मेरी आंखों से टपकते हुए आंसू उनके चेहरे पर गिर रहे थे।
उन्होंने धीरे से आंखें खोली। एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आई और हमेशा के लिए लुप्त हो गई। वो जा चुके थे, हमें हमेशा के लिए छोड़कर। संगीता, बाबूजी, संगीता, घबरा मत नीलम, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। वो बड़ी तेज़ी से कार चला रही थी। रात का समय था, हमें अस्पताल पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अस्पताल पहुंचते ही उन्हें इमरजेंसी में लेकर चले गए। वहां डॉक्टर ने उन्हें रिवाइव करने की काफ़ी कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हो सके। अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। रोते हुए मैंने जय को फ़ोन करके अस्पताल आने के लिए कहा। अस्पताल पहुंचने में उसे 1 घंटा लग गया। अस्पताल आते ही मुझसे किसी वकील की तरह सवाल जवाब करने लगा। मैंने जब उसे सारी बात बताई तो मेरे ऊपर वहीं खड़ा चिल्लाने लगा। जब आपको पता चल गया था कि बाबूजी आखिरी सांसें ले रहे हैं, तो यहाँ अस्पताल में लाने की क्या ज़रूरत थी? आपको पता नहीं है, आजकल अस्पताल वालों का एक ही काम रह गया है। वो तो मरते हुए आदमी के घर वालों को भी मोटा सा बिल बनाकर पकड़ा देते हैं। वहीं घर पर डॉक्टर को बुला लेना था। अब लगे रहो सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करने में, करना तो सब मुझे ही पड़ेगा, कहकर वो वहाँ से चला गया। मैं वहीं खड़ी हुई उसकी बातें सुनती रही। आखिर संगीता से रहा नहीं गया। मेरे पास आकर कहने लगी, तू चुपचाप खड़ी क्यों इसकी बकवास सुन रही थी? तूने इसे बताया क्यों नहीं कि तूने पैसे एडवांस में जमा करवा दिए हैं? तेरा लिहाज करके चुप रही हूँ, वरना ऐसी सुनाती कि ज़िंदगी भर याद रखता। नहीं संगीता, रहने दे, अभी समय ठीक नहीं है। अपने आंसुओं को पोंछते हुए मैंने कहा। सुबह की पहली किरण दस्तक देने वाली थी। आसमान में केसरिया रंग बिखरा हुआ था। मैंने राधिका जीजी को फ़ोन मिलाया। मैं जानती थी जीजी को वो फटते ही उठने की आदत है। 1 ही घंटे के बाद उन्होंने फ़ोन उठा लिया। सब खैरियत तो है? उनके मुंह से निकला। मैं, जीजी बाबूजी नहीं रहे। जीजी, क्या कह रही है तू? और कैसे? मैं, जीजी जल्दी से दिल्ली आ जाओ। आ रही हूँ, तू घबरा मत, जय को फ़ोन करके बुला ले। मैं, जीजी वो यही अस्पताल में है मेरे साथ। मनहवासी में फ़ोन बंद किए बिना ही मोहित को आवाज़ें लगाने लगी। मोहित, उठ जा बेटा, तेरे नाना तो हमें छोड़कर चले गए। जीजी के रोने की आवाज़ें मेरे कानों में जा रही थी। उनके हाथ से फ़ोन लेकर मोहित मुझसे बात करने लगा। हेलो मामी जी, आप चिंता ना करें, हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँच रहे हैं। हिसार से दिल्ली पहुँचने में उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगा। क्या कहा जीजी ने? कहते हुए संगीता मेरा हाथ थाम कर उसे थपथपाते हुए मुझे हौसला रखने के लिए कहने लगी। कुछ नहीं, बस रो रही थी। मोहित उन्हें दिल्ली लेकर आ रहा है। तभी हाथ ने बाबूजी की फाइल पकड़े। जय हमारे पास आकर खड़ा हो गया और उसे देखते ही संगीता उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी। वो बोलने के लिए मुंह खोलने वाली थी कि मैंने आँख के इशारे से उसे मना कर दिया। मेरा हाथ झटक कर मुझसे दूर जाकर खड़ी हो गई। जगदीश को मैंने फ़ोन करके बाबूजी के बारे में बता दिया है, कहकर वो चुप हो गया। बाबूजी के अंतिम संस्कार के बाद जय अपने घर लौट गया। जगदीश ने आने की जहमत ही नहीं उठाई। जीते जी रिश्ते इतने दरक चुके थे, अब वैसे ही ऐसे बचा कौन था? बस एक राधिका जीजी थी मेरे पास। उनके यहाँ रहने से मुझे और तन्वी को सहारा मिल रहा था। बाबूजी को गुजरे 1 महीना बीत चुका था। मोहित बार बार फ़ोन करके जीजी को वापस आने के लिए कह रहा था। मैंने भी ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। शाम को जब ऑफिस से लौट कर आई तो देखा दीदी का चेहरा उतरा हुआ था। मैं, क्या हुआ दीदी, उदास बैठी हो? राधिका जीजी, सारा दिन अकेले में जी घबराता है, अब यहाँ भी कितने दिन बैठ सकती हूँ। तूने भी ऑफिस जाना शुरू कर दिया है और तन्वी की भी जॉब है, वो भी ऑफिस चली जाती है। मोहित को फ़ोन किया है, इतवार को आकर मुझे ले जाएगा। मैं, ठीक है जीजी, घर तो लौटना ही है, पर कुछ दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। राधिका जीजी, एक ना एक दिन तो वापस जाना ही है, पर तू चिंता क्यों करती है? मोहित का तो दिल्ली आना जाना लगा ही रहता है, मैं भी आती जाती रहूँगी। हमें भूल मत जाना दीदी, कहते हुए मैं सुबकने लगी। अरे पगली हो गई है क्या? क्यों भूलूंगी तुझे और यहाँ के रास्ते को?
यहाँ मेरा बचपन बीता है। आज भी ओम, जय जगदीश के साथ बिताए दिनों की याद आती है। पुराने दिनों को याद कर राधिका जीजी मुझसे कहने लगी, तुझे याद है तुम्हारी नई नई शादी हुई थी। हम तीनों भाई बहन छत पर सोने लगे थे और बारिश आते ही अपने बिस्तरों को उठाए नीचे भागते थे और तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगते थे। सच कहूँ तो जब आज ये बात सोचती हूँ तो हंसी आती है। ओम तो मुंह फुलाकर बैठ जाता था, पर तेरे चेहरे पर मैंने कभी शिकन नहीं देखी थी। बहुत सब्र था तुझ में। मैं नहीं जीजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे मायके में भी छोटे भाई बहन थे, वहाँ भी मिलजुल कर गुजारा करते थे। राधिका जीजी, ये तेरी अच्छाई ही तो है जो तू इस तरह से सोचती है। सच कहूँ, माँ मुझे भी हमेशा यही कहती थी। अच्छा सुन, तू ऑफिस गई हुई थी, तेरे पीछे से जगदीश का फ़ोन आया था। कह रहा था कि दिल्ली ज़रूरी काम के सिलसिले में आ रहा हूँ। मैंने भी उसे रख कर सुनाई। तेरा मेरा रिश्ता तो उसी दिन ख़त्म हो गया था जब बाप के मरने पर भी नहीं आ सका, तो अब आने की क्या ज़रूरत है। खुदगर्जी की सारी हदें उसने पार कर ली हैं। जगदीश की बात करते हुए उनका मन कसैला हो गया। अपनी सफाई देते हुए मुझसे कहने लगा, मैंने आने से बाबूजी वापस तो आने से रहे थे, काम में फंसा हुआ था। संध्या को होटल से छुट्टी नहीं मिलती है। आप बताओ कैसे आता। अब आ रहा हूँ तो भी ताने सुनने को मिल रहे हैं। राधिका जीजी, ऐसे कौन सा अरबों में खेल रहा है जो एक दो दिन के लिए नहीं आ सका। अब यहाँ कौन सी बिरादरी बैठी हुई है, और कुछ नहीं तो लोकाचार की खातिर ही आ जाता। पूरी बिरादरी तरह तरह की बातें कर रही थी। अकेली नीलम यह सब कुछ संभालती रही। सगा बाप था तेरा, तूने खून पानी हो जाने के मुहावरे को सिद्ध कर दिया है। जगदीश इस पर जानती है मुझसे क्या कहने लगा। बस करी जीजी, आपको क्या पता बाबूजी को कितनी बार अपने साथ चलने को कहा था। सिर्फ कहा नहीं था, उनको तो लेने भी आया था। मेरी और नेहा की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी मान गया था, पर बाबूजी थे कि यहाँ की गलियाँ और इस मकान को छोड़कर जाने के लिए मान ही नहीं रहे थे। एक तरफा बात सुनकर दूसरे को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। राधिका जीजी, मैं सब जानती हूँ जो उस समय हुआ था। बाबूजी ने मुझे फ़ोन करके सब बता दिया था। उसे चाहिए था एक चौकीदार और एक आया जो उसके घर के साथ साथ उसके बच्चों की भी देख रेख कर सके। अरे, कोई किसी गैर को अपने काम के लिए किसी को बुलाता है, उसकी भी जी हुजूरी करनी पड़ती है। और बाबूजी और तुम तो उसके अपने सगे थे। मेरी बीवी नौकरी करती है, भाभी अदिति और घर के कामकाज को देख लेंगी, यही कहा था ना उसने। मैं चले छोड़े जीजी, पुरानी बातों को याद करने में क्या रखा है। बात खत्म करने के लिए मैंने उनसे कहा, कह दो तो ठीक रही है। पुरानी बातें याद आते ही जी भर आता है। तुझे तो बाबूजी कुछ नहीं कहते थे, पर मेरे से फ़ोन पर बात करते हुए खून के आंसू रोते थे। पर तेरी हिम्मत देखकर उन्हें बहुत सुकून मिलता था। जब से तेरी नौकरी लगी अक्सर मुझे कहते थे, अब मुझे मरने से डर नहीं लगता है। नीलम अब अपनी और तन्वी की खुद अपनी देखभाल कर सकती है। भगवान कल का बुलाता आज बुला ले। जब बुलावा आएगा उससे ज़रूर पूछूंगा, मेरे हीरे जैसे बेटे को अपने पास क्यों बुला लिया। कहते हुए राधिका जीजी फूट फूट कर रोने लगी। ओम का जिक्र आते ही मन भर आया। क्या कर सकते हैं जीजी, जो किस्मत में लिखवा कर आई थी वही मिलना था। तन्वी के चेहरे को देखती हूँ तो अपने कम भूल जाती हूँ। उसने तो अपना पूरा बचपन बिना बाप के बिता दिया। बाबूजी ने उसे भरपूर प्यार दिया ताकि वो अपने बाप की कमी को महसूस ना कर सके। फिर भी एक दादा और बाप के प्यार में कुछ तो फ़र्क होता है ना जीजी। चलिए आप भी उठे, मैं खाना लगाती हूँ। कहकर मैं वहाँ से उठकर रसोई घर में चली गई। कितना कुछ हाथों से छूट चुका था। ओम, माँ, बाबूजी, अब तो रही सही उम्मीदें भी हाथों से रेत की तरह फिसलती जा रही थी। एक मायूसी सी मुझ में छाने लगी थी। पर अगले ही नहीं, मुझे तो खुद को संभालना होगा तन्वी की खातिर। अब मेरे जीवन में उसके सिवा बचा ही क्या है। मेरे उदासी भरे चेहरे को देखते ही वो भी मायूस हो जाती है। बचपन से अभावों के बीच पली बड़ी वो आज खुली हवा में सांस ले रही है, तो उसे सोचते ही एक लंबी सांस भरकर खुद को समेटने लगी।
अगले दिन ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर मैं घर आ गई थी। मेरे घर पहुंचने से पहले ही जय और जगदीश दोनों राधिका जीजी के साथ बैठे हुए थे। तीनों के चेहरों को देखकर लग रहा था कि किसी बहुत ही गंभीर विषय पर बातचीत चल रही है। नमस्ते करके अभी आई कहकर मैं अंदर चली गई। हाथ मुंह धोकर मैंने कपड़े बदले और सीधे रसोई घर में घुस गई। जगदीश के आने का तो पता था, पर जय शायद जीजी ने फ़ोन करके बुला लिया होगा। मेरे मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। सुबह ऑफिस जाने से पहले ही तो सब्जियां बनाकर चली गई थी। तवा रखकर फटाफट रोटी सेकने लगी। दूसरी तरफ चूल्हे पर एक एक करके सब्जियां गर्म करने लगी। रसोई घर में बर्तनों की आवाज़ आते ही जीजी आवाज़ लगाकर मुझे बाहर बुलाने लगी। राधिका जीजी, नीलम आते ही रसोई घर में क्यों घुस गई हैं? बाहर आ जा, ये लोग कब से तेरी राह देख रहे हैं। मैं, बस जीजी खाना लगा लूँ, फिर एक साथ बैठकर बातें करते हैं। जे मेरे पास रसोई घर में आकर खड़ा हो गया। भाभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खाना खाकर आया हूँ। मैं, कोई बात नहीं, एक चपाती हमारे साथ भी खा लेना, पता नहीं कब घर से चले होंगे। तुमने घर भी तो बहुत दूर ले लिया है, यहाँ पहुँचने में कितना समय लग जाता है? भाभी ट्रैफिक ज़्यादा ना मिले तो तकरीबन 2 घंटे तो फिर भी लग ही जाते हैं। उसे रसोई में यूं खड़ा देख मुझे पुराने दिनों की याद आने लगी। स्कूल से लौटते ही सीधे रसोई घर में घुस जाता था। भाभी जल्दी से खाना दे दो, अब तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे यूं ही मुस्कुराते देख पूछने लगा, जय क्या हुआ, आप हंस क्यों रही हैं? मैं, बस यूं ही बीते दिनों की बात याद आ गई। तुम अब भी रसोई में खड़े हुए खाना खाती हो या फिर कुछ आदतें बदल गई हैं? जय, आपको अभी भी सब कुछ याद है? हाँ, याद तो सब कुछ है, और वो यादें जो चेहरे पर मुस्कान लाए, उन्हें क्यों इंसान भूलेगा? पर तुम्हें मुझे अभी तक बताया नहीं कि खाना कहाँ खाते हो। मुझे बिना कुछ कहे वो बाहर चला गया। जय के रसोई घर से बाहर निकलते ही मैंने टेबल पर खाना लगा दिया। जगदीश आओ, तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई है। जय का तो पता नहीं था कि वो आने वाला था, वरना उसकी पसंद का भी कुछ बना देती। जय, नहीं भाभी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो बना हुआ है सब ठीक है। गोभी फ्राई और मटर पनीर? जगदीश डोंगों के ढक्कन उठाकर देखने लगा। भाभी आपको सब कुछ याद है? हाँ, याद तो सब कुछ है, और फिर ऐसी कोई भूलने वाली बात भी नहीं है। इतने साल इकट्ठे रहने के बाद इतना याद रखना तो बनता है ना। कहते हुए मेरी आवाज़ रुन गई। मैं भी आपको बहुत याद करता हूँ, पर कभी कभी इंसान के हालात उसे वो करने नहीं देते जो वो करना चाहता है। अपनी सफाई पेश करते हुए जगदीश कहने लगा, रहने दे जगदीश, अपनी गलतियों को किसी और के ऊपर मत थोप। मुझे सब समझ आ रहा है कि तेरा इशारा किस तरफ है। संध्या आज यहाँ होती तो क्या तेरी हिम्मत होती इस तरह की बात करने की? राधिका जीजी ने जगदीश को फटकार लगाते हुए कहा। मैं, जीजी छोड़ो ये सब बातें, चले पहले सब इत्मीनान से खाना खा लें। कहकर मैं एक एक करके सभी को प्लेट में खाना परोसने लगी। खाना खाते हुए तीनों भाई बहन अपने बचपन की बातें करने लगे। मैं चुपचाप रसोई में खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे के बहाने बोल रहे थे। अपने अपने ही होती हैं। मुझे यह महसूस हो रहा था कि सर्द रिश्तों में गर्माहट आ रही है। एकाएक मुझे ठंड का एहसास हुआ और मैंने अपनी शॉल को कस के लपेट ली। सुना है तूने घर बदल लिया है जगदीश? जय से पूछने लगा। कितना टाइम लगा यहाँ आने में? जय, ट्रैफिक ज़्यादा ना मिले तो तकरीबन 2 घंटे तो फिर भी लग ही जाते हैं। मैं, ओह अच्छा, फिर तो गाड़ी चलाते हुए थकावट भी बहुत होती होगी। आराम से खाना खाओ, फिर तुम्हारी मनपसंद अदरक वाली चाय बनाकर पिलाती हूँ। जय, नहीं भाभी, मैंने ड्राइवर रख लिया है। अब दिल्ली जैसे शहर में ड्राइविंग करना तो नामुमकिन होता जा रहा है। मैं, ये तो बहुत अच्छा किया, गाड़ी खाली आ रही थी, मीना और चिराग को भी ले आते। जय, भाभी चिराग तो बाहर जाने की तैयारी में लगा हुआ है, और मीना? कहते हुए वो चुप हो गया। मैं, बाहर कहाँ भेज रहे हो? जय, भाभी अमेरिका जा रहा है आगे की पढ़ाई करने के लिए। मैं, बहुत बहुत मुबारक हो जाए, तेरा बेटा तो तेरे जैसा ही निकला है। खाना खत्म हो चुका था। मैंने टेबल साफ की और सबके साथ जाकर बैठ गई।
अभी कुछ देर पहले जो माहौल था उसमें एकाएक शांति सी पसर गई। मैं तीनों के चेहरे की तरफ एक एक करके देख रही थी। कुछ तो बात थी जो वो मुझसे कहना चाहते थे। झिझक थी या रिश्तों का लिहाज, या फिर इतने दिनों के बाद यूं एक दूसरे से मिलना। जय और जगदीश का यूं एक साथ आना एक संयोग नहीं था। खैर, मैं चुपचाप उन तीनों के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। कमरे में खामोशी इतनी थी कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी भी आवाज़ सुनाई दे जाती। समय को बर्बाद ना करते हुए मैंने बात शुरू की। क्या हुआ? सब इतने खामोश क्यों हो गए हैं? क्या हुआ जीजी? अभी तो आप मुझे बुला रही थी कि कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है। राधिका जीजी। देख नीलम, मैं इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आती हूँ, पर साथ में ये भी कहूँगी, जो भी आज यहाँ बात होगी तो हमें गलत मत समझियो। हम सब जानते हैं कि तू इस मकान में सालों से रह रही है, पर मकान तो बाबूजी का है ना। कहकर वो चुप हो गई। मैं, क्या हुआ जीजी, बात पूरी करें, इतना संकोच क्यों कर रही हैं? राधिका जीजी। अरे मुझे कैसा संकोच, ये तो जय और जगदीश हैं जो मकान की बात कर रहे हैं। मैं, हाँ तो करे ना, उन्हें किसने रोका है? जय, क्या बात है, तुम मुझसे सीधे सीधे भी बात कर सकते हो। जय, भाभी, बाबूजी के मकान में हमारी भी हिस्सेदारी है। मैं चाहता हूँ कि अब जब बाबूजी नहीं रहे तो सभी को उनका हिस्सा मिल जाना चाहिए। मेरी जगदीश भैया से बात हुई थी, वो आज दिल्ली इसी वजह से आए हैं। ओह अच्छा, तो ये बात है। कुछ सोचते हुए मैं उठी और अभी आती हूँ कहकर दूसरे कमरे में चली गई। कमरे में आते ही मैंने पलंग के नीचे से ट्रंक खिसका कर उसे बाहर निकाला और खोल कर बैठ गई। माँ के जाने के बाद आज भी उनका सामान उस पे उसी तरह रखा हुआ था। माँ की लाल रंग की रेशमी थैली जिसमें वो बाबूजी से छुपा कर पैसे रखती थी, आज भी जो के त्यों रखे हुए थे। कई बार मन में ख्याल आया, क्यों नहीं किसी ने पूछा कि हमारी माँ हमारे लिए क्या छोड़ गई है। शायद माँ के इन गिने चुने रुपयों की ज़रूरत किसी को नहीं है। मैंने थैली को ट्रंक में रखकर बाबूजी का लिफाफा उसमें से निकाल कर ट्रंक बंद करके बाहर आ गई। जैसे मकान के कागजात हैं, तुम देख लो, कहकर मैंने लिफाफा मेज पर रख दिया। तीनों मेरी तरफ देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी मैं उन्हें मकान के कागजात सौंप दूंगी। इससे पहले जय लिफाफे को उठाकर पढ़ता, जगदीश ने लिफाफे को उठा लिया और उसमें से कागज़ निकाल कर पढ़ने लगा। कागज़ पढ़ते हुए मैं उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। उन्हें पढ़ते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। भाभी, बाबूजी ने तो हम सभी को इस मकान का हिस्सेदार बना दिया है। अब मुझे अपना गैराज के रेनोवेशन के लिए बैंक से लोन भी नहीं लेना पड़ेगा। जय ने लगभग छीनते हुए उसके हाथ से कागज़ ले लिया। उसके चेहरे पर आई भावों को मैं अच्छी तरह से पढ़ रही थी। मेरे बेटे को बाहर पढ़ने जाने के लिए एजुकेशन लोन नहीं लेना पड़ेगा। बाबूजी तो हमारे सारे मुश्किलों का हल निकाल गए हैं। तो क्या तुम मकान बेचने के बारे में सोच रहे हो? राधिका जीजी ने उन दोनों की बातों को सुनकर अंदाज़ा लगाया। सभी को अपनी अपनी पड़ी है। तन्वी और नीलम का किसी ने नहीं सोचा। मकान बेचने के बाद दोनों कहाँ रहेंगी? जीजी प्लीज़, आप कुछ ना कहें। जिसने आज तक सिर छुपाने के लिए छत दी है वो आगे भी देगा। और मैंने वैसे एक फ्लैट बुक करवाया हुआ है, हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। कहकर मैं चाय बनाने के बहाने से उठ गई। लो, भाभी ने तो सभी की मुश्किलें हल कर दी, कहते हुए जय फीकी सी हंसी हंसने लगा। वैसे आपने कभी इसका जिक्र नहीं किया भाभी, मैं तो दिल्ली में ही रहता हूँ। पूरी पेमेंट वगैरह हो गई है क्या? जय की बात को अनसुनी करके मैं रसोई घर में चली गई। शायद इस वक्त इन सब बातों से बचने के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं थी। आंखों के कोरों में आकर आंसू पलकों पर ठहर गए। एक लंबी सांस भरकर मैं चाय बनाने में जुट गई। किसी के सामने अपनी कमज़ोरी को जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। रसोई में आकर पतीली में पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। उबलते हुए पानी से उठती हुई भाप उसे अतीत के गलियारों में ले गई। घर में दाखिल होते ही बाबूजी ने उसे आवाज़ लगाकर चाय बनाकर लाने के लिए कहा। वो रसोई घर में ही खड़ी आटा मल रही थी। परात को एक तरफ रखकर हाथ धोकर चाय का पानी चढ़ाकर उनके पास गई और कहने लगी, कहाँ थे अब तक? सुबह के निकले हुए हैं, दोपहर हो गई है, ना कुछ खाया ना पिया, कहाँ भटक रहे थे?
बाबूजी किसी ज़रूरी काम से गया था, तो फटाफट चाय पिला दे, देख सर्दी के मारे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। मैं, ऐसा क्या ज़रूरी काम था जो सर्दी में अकेले करने निकल पड़े? मुझे कह देते, मैं जाकर कराती। बाबूजी, तेरे बस की बात नहीं थी बहू, नहीं तो तुझे कह देता। तू पहले चाय तो पिला दे, फिर तुझे बताता हूँ किस काम के लिए गया था। हाँ ला रही हूँ, कहकर मैं रसोई घर में चली गई थी। उबलते पानी में आकर अदरक कूट कर चाय तैयार की और प्याले में उड़ेल कर उनके सामने रख दी। बाबूजी चाय लीजिए। चाय का प्याला उठाकर चुस्कियाँ लेते हुए उसे पीने लगी। गर्म चाय के पीते ही उनके शरीर में गर्मी आ गई। आ इधर मेरे पास आकर बैठ, कहते हुए हाथ से इशारा करने लगे। मैं उनके सामने कुर्सी पर जाकर बैठ गई। बिस्तर पर रखे एक खाकी रंग के लिफाफे को पकड़ाते हुए कहने लगी, ये इस मकान के कागज़ हैं। सुबह वकील के पास गया था, ये मकान तेरे और तन्वी के नाम कर दिया है। पर बाबूजी पर कुछ नहीं, मेरी चीज़ है, मैं जिसे मर्जी दूँ। इसका इख्तियार तो मुझे है ना। बाबूजी आपको पूरा इख्तियार है, आपकी चीज़ है, जिसे मर्जी दें। पर यह कोई चीज़ नहीं है मकान। मैं ऐसे अकेली नहीं है तो बाकी बच्चों के साथ अन्याय होगा। क्या सोचेंगे वो लोग मेरे बारे में कि हम यहाँ नहीं रहते थे तो बाबूजी से मकान अपने नाम करवा लिया। बाबूजी, जिसने जो सोचना है सोचता रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जय और जगदीश के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, खूब धन दौलत कमा ली है उन्होंने। मुझे अगर किसी की चिंता है तो सिर्फ तेरी। अगर तुम दोनों के लिए कुछ ना करके गया तो मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वहाँ ओम और तेरी सास को क्या जवाब दूंगा कि छोड़ आया हूँ तेरी बेटी और पत्नी को दुनिया के ठोकरे खाने के वास्ते। मैं, प्लीज़ बाबूजी ऐसी बातें ना करें। आपको फ़र्क नहीं पड़ता पर मुझे फ़र्क पड़ता है। अब तो नौकरी भी करती हूँ, कुछ सालों के बाद तन्वी भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, तब हमारे हालात और बदल जाएंगे। आप इसे बदलवाएं वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। बाबूजी कई दिनों तक मुझे समझाने की कोशिश करती रहे, पर मैं टस से मस ना हुई। हार कर मेरी जिद के कारण बाबूजी को झुकना पड़ा था। भाभी आप अदरक डालना तो भूल गई। जगदीश की आवाज़ से मैं एकदम चौंक गई। हाथ में अदरक पकड़े हुए वो रसोई घर में मेरे पास खड़ा था। हाँ बस डालने ही वाली थी। क्या हुआ, कहाँ खो गई थी भाभी? पानी कब से उबल उबल कर आधा रह गया है, कहते हुए उसने एक कप और पतीले में डाल दिया। अपने हाथ से अदरक लेकर उसे कूटकर पानी में डालकर चाय तैयार की। 4 प्यालों में डालकर मैं बाहर आ गई। तन्वी कैसी है? ऑफिस से कितने बजे तक आती है? जगदीश चाय का घूंट भरते हुए मुझसे पूछने लगा। मैं, तन्वी ठीक है, शाम को लौटती है तो 7 बज जाती हैं। ऑफिस की कैब से आती है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती है? नहीं, कैब से आती जाती है। अपनी जॉब से बहुत खुश है। ऑफिस वाले तो उसे बेंगलोर भेजना चाहते हैं, बस आजकल इन्हीं सब चीज़ों में उलझी हुई है। जगदीश, बेंगलोर कब तक जाना होगा? मैं, देखो अभी तो पता नहीं, मेरी वजह से टाल मटोल कर रही है, कहती है आपको साथ लेकर जाऊंगी। अब कैसे उसे समझाऊं भला, मेरा वहाँ क्या काम? यहाँ मेरी नौकरी है, योगा सेंटर है, कैसे उसे छोड़ दूँ? जगदीश, आप कह तो सही रही हैं, पर उसके जाने के बाद आप अकेले कैसे मैनेज करेंगी? उसकी शादी के बाद भी तो मुझे अकेले ही रहना है, धीरे धीरे उसकी भी आदत हो जाएगी। भाभी, वैसे कब तक जाना होगा उसका? जगदीश मुझसे पूछने लगा। मैं, कुछ कह नहीं सकती हूँ, 2-4 महीने भी लग सकते हैं। वहाँ प्रोजेक्ट हेड बनकर जा रही है, हो सकता है जल्दी भी जाना पड़ जाए। लो चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। भाभी आपने तो खुश कर दिया, तन्वी की तरक्की देखकर वाकई मैं बहुत खुश हूँ, कहते हुए जगदीश की आंखों से आंसू निकल आए। लो भला अब इसमें रोने की क्या बात है? राधिका जीजी जो काफ़ी देर से चुप बैठी थी, जगदीश से कहने लगी। जगदीश, नहीं जीजी, ये खुशी के आंसू हैं, ये सब कुछ आपके बदौलत हैं। आपने बहुत मेहनत की है भाभी, अकेले तन्वी को पाल पोस कर इस काबिल बना दिया है। जय ने फटाफट चाय खत्म की, उसे जाने की जल्दी थी। मैं निकलता हूँ वरना शाम होते ही ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कब तक है यहाँ? वो जगदीश से पूछने लगा। जगदीश, अभी 2-4 दिन तो हूँ। कहाँ रुकेगा? ससुराल या फिर किसी होटल में? नहीं, ससुराल में तो नहीं सोच रहा हूँ, राधिका जीजी भी यहाँ है तो यहीं रुक जाऊँ। फिर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, भाभी आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? मैं, नहीं भैया, तुम्हारा अपना घर है, मुझसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है।
अतीत की गलियों के चक्कर लगाते लगाते नीलम कब नींद के आगोश में समा गई उसको पता ही नहीं चला। सुबह डोरबेल की आवाज़ से उसकी नींद भंग हुई। नीलम अपने आप से कहती हुई, ज़रूर कमला होगी, वही आती है इतनी सुबह सुबह दूध या चीनी मांगने। अपनी आंखों को मलते हुए गेट पर पहुंची। जैसे ही गेट खोला नीलम की तो नींद ही गायब हो गई। वो खुशी के मारे उछल पड़ी। सामने तन्वी खड़ी थी, लेकिन अगले ही पल उसके मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। इस नवविवाहिता के अवतार में देखकर नीलम के चेहरे का रंग ही उड़ गया। जैसे ही तन्वी ने पीछे मुड़ते हुए कहा, आइए ना जल्दी, कहाँ रह गए आप? तभी देखा पीछे तन्वी का ट्रॉली बैग घसीटे एक लड़का आ रहा है। नीलम को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा। तन्वी झट से अपनी माँ के गले आ लगी और बोली, क्या मम्मी, गेट पर ही खड़ा रखोगी क्या? उस लड़के ने आते ही नीलम के पैर छूकर नमस्ते किया। नीलम अभी भी प्रश्नवाचक नज़रों से तन्वी को देख रही थी। मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है? इतना बड़ा कांड करके आ गई, फिर भी चेहरे पे कोई शिकन का नामो निशान नहीं। कंधे से पर्स उतार कर तन्वी धम से सोफे पर गिर गई और उस लड़के को भी बैठने के लिए कहा। फिर अपनी माँ को झिझोड़ते हुए बोली, मम्मी कहाँ खो गई? थोड़ा पानी लाइए ना, हम लोग थक गए हैं। तन्वी के बोलते ही नीलम की तंद्रा भंग हुई और वो पानी लाने किचन की तरफ चल दी। पानी का ग्लास दोनों को पकड़ाते हुए नीलम आश्चर्यचकित नज़रों से दोनों को देख रही थी। बोलना, कहना, पूछना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर सारे शब्द उसके गले में ही अटके हुए थे। तभी तन्वी ने अपनी मम्मी की नज़रों को भांपते हुए उसका हाथ पकड़कर अपने पास सोफे पर बैठाया और नीलम का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, मम्मी, मुझे इस तरह देखकर आपका यूँ आश्चर्यचकित होना और गुस्सा होना लाजमी है। नीलम की आंखें आंसुओं से भर गई। तन्वी ने बोलना जारी रखा, मम्मी, दरअसल मैं आपको सब कुछ बताने वाली थी। मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था कि आपसे पूछे या आपको बताए बिना मैं इस तरह शादी रचाकर आपके सामने आकर खड़ी हो जाऊंगी। मैं अच्छे से जानती हूँ आपके कितने अरमान थे मेरी शादी को लेकर, लेकिन मम्मी, हमारे सामने परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी बन गई थी कि हमें ये कदम उठाना पड़ा। नीलम अभी भी चुप थी। तन्वी ने साइड में बैठे लड़के करण को कोहनी मारते हुए कहा, करण, तुम भी समझाओ ना मम्मी को। करण, जिसका पहले ही डर के मारे चेहरा पीला पड़ा हुआ था, हकलाते हुए बोला, मम्मी जी, वो सब बहुत जल्दी में हुआ, इसीलिए मौका नहीं मिला आपको बताने का। नीलम से अब रहा नहीं गया, उसकी रुलाई फूट पड़ी। तन्वी और करण दोनों नीलम को चुप कराने का प्रयास करने लगे। तन्वी, मम्मी प्लीज़ आप रोए मत, मैं आपको सब बताती हूँ। करण, करण बहुत अच्छा लड़का है मम्मी, नीलम उठते हुए कहने लगी। तन्वी, कहाँ जा रही हो मम्मी? नीलम अपने आंसू पोंछते हुए, तुम लोग थके होंगे, मैं चाय बना कर लाती हूँ। तन्वी, हाँ मम्मी, भूख तो लगी है, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। जैसे ही नीलम चाय नाश्ता बनाने रसोई में जाती है, करण तन्वी को घूरते हुए देखता है। तन्वी उसका इशारा समझकर इत्मीनान से हाँ में सिर हिलाते हुए नीलम के पीछे पीछे रसोई में जाती है। तन्वी, मम्मी क्या बना रही हो? मैं कुछ मदद करूं? नीलम बिना तन्वी की तरफ देखे, नहीं तुम बैठो बाहर जाकर, मैं बस बना कर लाती हूँ। तन्वी चुपचाप आकर वापस हॉल में बैठ जाती है। पीछे से नीलम भी चाय नाश्ता लिए हॉल में आती है और चाय नाश्ता टेबल पर रख देती है। तन्वी, मम्मी आप भी बैठिए ना, चाय पीते पीते मैं आपको सब बताती हूँ। नीलम एक ठंडी आँख भरकर वहीं बैठ जाती है। तन्वी, मम्मी एक मिनट, अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए ना, कुछ आया है आपके व्हाट्सएप पर। नीलम सवालिया नज़रों से अपना फ़ोन उठाकर व्हाट्सएप चेक करती है। उसमें तन्वी की तरफ से सेंड किया हुआ व्हाट्सएप वॉइस नोट होता है। जैसे ही नीलम वॉल्यूम बढ़ाकर उस वॉइस नोट को सुनती है, सन्नाटे को चीरता हुआ एक गाना बजता है। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, इसमें मेरा क्या कसूर, ज़माने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया। नीलम गर्दन उठाकर तन्वी और करण को देखती है। तन्वी ठहाका लगाती हुई अपनी मम्मी के गले में बाहें डालकर किस करते हुए कहती है, भूल गई आज 1 अप्रैल है, हैप्पी अप्रैल फूल माँ। नीलम हंसते हुए अपने आंसू साफ करके तन्वी के सर पर एक चपत लगाते हुए, मेरी जान लेकर रहेगी तू किसी दिन, बड़ी हो गई पर बचपन अभी तक नहीं गया तेरा।
पगली कहीं की। जब नीलम करण पर नज़र डालती है तो वो तुरंत अपना एक हाथ कान पर लगाकर माफ़ी मांगने का पोज बनाता हुआ दूसरे हाथ से तन्वी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, आंटी जी माफ़ करना, ये खुराफाती आइडिया आपकी शरारती बेटी का था, वरना मैं तो बहुत शरीफ बच्चा हूँ। उसने इतनी मासूमियत से कहा कि नीलम को हंसी आ गई। तीनों लोग हंसने लगे। अब जाकर नीलम की जान में जान आई और उसके मुंह से फाइनली कुछ बोल फूटे। नीलम तन्वी का कान खींचती हुई, इस तन्वी की बच्ची ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तन्वी, आउच, मम्मी दुख रहा है। नीलम, बोल, करेगी फिर से ऐसी शरारत? तन्वी, नो नो मम्मी, बिल्कुल नहीं, इस बार के लिए भी सो सॉरी। नीलम तन्वी का कान छोड़ देती है। तभी करण, सस्ते में छोड़ दिया आंटी जी, इसको तो मार लगानी थी आपने, अगर आपकी जगह मेरी माँ होती तो। कहते कहते करण रुक जाता है। उसकी आंखें नम होने लगती हैं। तभी माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए खुद की बात पलटते हुए कहता है, अरे आंटी जी, इसने तो आपको कल से ही अप्रैल फूल बनाना स्टार्ट कर दिया था, बस आप ही समझ नहीं पाए। बहुत खुराफाती है आंटी आपकी बेटी। बैठे बैठे कल अचानक ही ऑफिस से छुट्टी लेकर आपके पास आने का प्रोग्राम बना लिया और साथ में मुझे भी घसीट लाई। तन्वी, बच्चों शुक्र करो मेरा कि मैं तुम्हें ले आई, वरना ऑफिस में ही सड़ रहे होते। करण, वो तो तुम्हें मुफ्त का कुली चाहिए था, इसीलिए लाई हो। फिर नीलम की तरफ देखते हुए कहता है, आंटी, सारे रास्ते इसने अपना इतना भारी ट्रॉली बैग मुझसे उठवाया है। नीलम, तन्वी, क्यों परेशान किया तूने बेचारे करण को? तन्वी, माँ ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, आप इसकी बातों पर ध्यान नहीं दो। नीलम, अच्छा बच्चों, अब तुम नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, थोड़ी देर आराम करो और बताओ खाने में क्या खाओगे? तन्वी, मम्मी हम दोनों को 2 दिन की ही छुट्टी मिली है फ़िलहाल, तो अब खाना वाना कुछ नहीं बनाएंगी, सिर्फ हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगी, खाना हम लोग बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। नीलम हंसते हुए, अच्छा ठीक है बाबा, पर तुम दोनों फ्रेश तो हो जाओ। तन्वी और करण दोनों फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर खाना खाने के बाद तन्वी कुछ शर्माते हुए नजरें झुकाते हुए, मम्मी मुझे करण को आपसे ज़रूरी बात करनी है। नीलम, हाँ बोलो ना, क्या बात है? तन्वी, मम्मी करण को दिल्ली लाने का एक स्पेशल रीज़न है, मैं करण को आपसे मिलवाना चाहती थी। एक्चुअली मम्मी, करण और मैं एक दूसरे को पिछले 1 साल से पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। नीलम ध्यान से दोनों को देखती रहती है। तन्वी, आई नो मम्मी, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, आप अभी करण को भी नहीं जानती हो, सिवाय इसके कि आपने 2-4 बार मेरे मुंह से करण का नाम सुना है और 1-2 बार वीडियो कॉल पर हाय हेलो की है। तो सबसे पहले मैं आपको करण के बारे में ही बता देती हूँ, ताकि आपके मन की सारी शंकाएं दूर हो जाएं। मम्मी, करण मूल रूप से बेंगलोर का ही रहने वाला है। जब मैंने करण का ऑफिस ज्वाइन किया, एक साथ काम करते करते मुझे महसूस हुआ कि कुछ है जो मुझे करण की ओर खींचता है। फिर एक दिन बातों ही बातों में पता चला कि हमारे बीच एक दर्द का रिश्ता था जो हमें एक दूसरे के करीब ला रहा था। दरअसल मम्मी, करण के पिताजी की भी डेथ काफ़ी पहले हो चुकी है, जब करण महज 15 साल का था। इसकी मम्मी ने भी इसको ऐसे ही पाला जैसे आपने मुझे पाला है। हम दोनों की परवरिश एक समान हुई। शायद यही वजह है कि हम एक दूसरे को इतने अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में कब बदल गई, हमें पता ही नहीं चला। मैंने आपसे अभी तक कुछ इसलिए शेयर नहीं किया था क्योंकि मैं करण के मन का भी हाल जान लेना चाहती थी। उसके बाद मेरा इरादा आपसे बात करने का था। मम्मी, मेरे पास तो आप ही मेरा सबसे बड़ा सहारा, मेरा सपोर्ट सिस्टम हो, पर करण के पास तो कोई नहीं है। 4 महीने गुजरे, करण की मम्मी के हार्ट अटैक की वजह से भगवान को प्यारी हो गई। सुनते ही नीलम के मुंह से एक आह निकल गई। नीलम ने करण के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, करण, उदास क्यों होती हो? तुम्हारी एक माँ भी जिंदा है। माँ की जगह वैसे कोई नहीं ले सकता करण, लेकिन तुम मेरे लिए तन्वी से कम भी नहीं हो। करण की आंखें आंसू से भर जाती हैं। नीलम तन्वी की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराते हुए, ये तन्वी जब 10 मिनट फ़ोन पर बात करने में ही 10 बार तुम्हारा जिक्र करती थी, मैं तो तभी समझ गई थी कि ये तुम्हें पसंद करती है। आज तुम्हें अपने सामने देखकर मुझे खुशी है कि तन्वी ने सही जीवन साथी चुना। ऐसा लड़का तो मैं भी इसके लिए ना खोज पाती। तन्वी और करण दोनों शर्मा जाते हैं।
ठीक 1 महीने बाद सारे यार दोस्त, रिश्तेदारों और घरवालों की मौजूदगी में बड़े ही धूमधाम से सारे रीति रिवाजों के साथ तन्वी और करण की शादी संपन्न हो जाती है। तन्वी और करण काफ़ी जिद करके नीलम की जॉब छुड़वा कर उसको अपने साथ बेंगलोर ले जाती हैं, जहां तीनों मिलकर अपनी खुशियों का छोटा सा संसार बसाती हैं। दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।